वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में ये 9th सेशन है। ठीक है, और हमारी जो HTML की जो सीरीज चल रही है उसका ये आप समझे कि 5वां सेशन है। हमने HTML के बेसिक्स देख लिए थे। अब हम सॉरी एडवांस देखने जा रहे हैं HTML के। ठीक है, हमने HTML बेसिक्स जो थे वो देख लिए थे। अब एडवांस पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम टेबल पढ़ेंगे, फॉर्म्स पढ़ेंगे। जो एडवांस चीजें हैं जैसे कि सेमेंटिक टैग्स हो गए, ये क्या होते हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में होगा सारा। डिव टैग, स्पैन टैग, इनका क्या पर्पस होता है, क्योंकि लेआउट बनाने में ये सारी चीजें यही यूज होती है। हम जो वेबसाइट्स बनाते हैं इसमें आप जो कंटेनर यूज करते हो वो सिमेंटिक एलिमेंट जैसे कि हेडर हो गया, नेम हो गया, फुटर हो गया, मेन हो गया, साइड हो गया, वगैरह वगैरह। ज्यादातर जो है सबसे पहले तो टिव यूज होता था ज्यादातर। तो अब रिकमेंड किया जाता है कि भाई टिव जितना कम हो उसको मतलब यूज करो, उतना ज्यादा यूज नहीं करो इसको। अगर कोई आपको उसके मुतबाल मादिल उसका टैग नहीं मिलता है तो यूज करो। मतलब जो सिमेंटिक टैग्स की बात कर रहा हूँ जैसे कि हेडर, फुटर। चलो वो जब हम लेआउट की साइड पे आएंगे, जब हमारा नेक्स्ट सेशन ही लेआउट पे है, ठीक है, तब उसको देखेंगे। पर आज जो हमारा एजेंडा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर। लास्ट क्लास में हमारे टॉपिक्स रह गए थे तो उसी से शुरू करते हैं। वो एडवांस टॉपिक्स थे तो ये है कि मैंने उनको अलग कर दिया है अभी। तो तसल्ली से आज पढ़ेंगे उसको। तो भाई स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर, शो हो रही है। अच्छा, मल्टी पेज वेबसाइट। ठीक है, हम जो हमारा 9th लेक्चर है और एडवांस HTML एडवांस का फर्स्ट सेशन है। ठीक है, इसके बाद 2 सेशन और होंगे और इसके बाद हमारी HTML इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी और हम CSS पे आएंगे। तो बहरहाल, तो आज का जो एजेंडा है उसमें पढ़ने वाले मल्टी पेज वेबसाइट कैसे बनती है। जो देखते हैं ना, मल्टीपल पेजेस बने होते हैं, हम लिंक पे क्लिक करते हैं दूसरे पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, वो कैसे बनती है। कोटेशन एंड साइड टैग्स, ये थोड़े वो टैग्स हैं फॉर्मेशन फॉर्मेट के, कुछ रह गए थे, सोचा कि चलो इसमें इंक्लूड किया जाए कि आपको इनके बारे में पता हो। इसके बाद फाइल पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव का आ जाता है कि एब्सोल्यूट पाथ आपने सुना होगा, रिलेटिव पाथ वो क्या होता है वो देखेंगे। मल्टीमीडिया टैग्स देखेंगे जिसमें हमारे वीडियो, ऑडियो, आई फ्रेम वगैरह के टैग्स आ जाते हैं। फेविकॉन कैसे लगाते हैं। फेविकॉन का मतलब है जो जो जैसे कि हम वेबसाइट पे जाते हैं ब्राउजर पे, टैब पे हमारे यहाँ टाइटल लिखा होता है, जैसे कि ये ब्राउजर का टैब है मिसाल के तौर पे। तो ये टाइटल लिखा हुआ है पेज का और उसके बराबर में ये तस्वीर जो लगी हुई है इसको हम कहते हैं फेविकॉन। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप समझे कि ये पूरा ब्राउजर है। ठीक है, और ये जो तस्वीर आ रही है ये टैब है और ये जो तस्वीर आ रही है वो फेविकॉन है। तो उसकी एग्जाम्पल आपको देते हैं। मैंने किया गो लाइव और तो ब्राउजर भी आ जाता है। गो लाइव ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, कोई पेज तो मैंने बनाया ही नहीं है मेरा, मैं यहाँ गूगल पे था। ठीक है, अब फेविकॉन क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है फेविकॉन। फेविकॉन ये लोड हो जाए एक मिनट, ये लोड हो रही है वेबसाइट। तो फेविकॉन ये है भाई, इसी वेबसाइट से देख लो। ठीक है, ये देखो गूगल लोड हो चुकी है तो गूगल से देखो। ये गूगल का टाइटल है। ठीक है, इस पेज का टाइटल है जो हम हेड टेक में लिखते हैं। और ये इसके बराबर में जो इमेज लगी हुई है ना, इसी को ये फेविकॉन कहते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पे कोई फेविकॉन नहीं लगाए तो ये हमने दिखा रहा है। इस वेबसाइट पे ये डब्ल्यू पिक्चर का जो है वो लगा हुआ है, फेविकॉन, इसको हम फेविकॉन कहते हैं। तो ये कैसे लगता है वो भी देखेंगे आज। ठीक है, अच्छा, मल्टी पेज वेबसाइट कैसे बनती है वो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। ठीक है, जैसे कि ये मैंने पेजेस बनाए थे 1 2 3 4, तो आज दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, इस फोल्डर में क्या सबसे पहले अपनी मेन फाइल बनाएंगे जिससे हम उसको कनेक्ट करेंगे, जो हमारा होम पेज होगा। ठीक है, उसको मैं नाम दे रहा हूँ index.html। तो इंडेक्स हटा के मैं होम रख लेता हूँ ताकि आप इजी रहता हूँ। अब इंडेक्स क्यों रखते हैं वो हम बाद में देखेंगे कि इंडेक्स नाम क्यों होना चाहिए। ये होस्टिंग से रिलेटेड है। जब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हो किसी सर्वर पे तो वो सबसे पहली जो फाइल ढूंढता है वो index.html ही ढूंढता है। ये कन्वेंशन है। ठीक है,
ये रूल है, सॉरी कन्वेंशन नहीं है, रूल है। कन्वेंशन एक होता है, कन्वेंशन एक होता है रूल। रूल आपको मानना पड़ता है, कन्वेंशन ये फॉलो करो नहीं करो वो उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। पर रूल है कि आपको मानना ही पड़ेगा। तो अगर आपको सर्वर पे होस्ट करनी है अपनी वेबसाइट, तो आपका जो मेन पेज होगा ना, जो हमें दिख रहा होता है, जैसे गूगल का पेज मैंने खोला, जो फर्स्ट पेज आया वो उसका मेन पेज है, ठीक है। उसी को हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कहते होते हैं। गूगल ने अपने सर्वर पे स्टोर करके रखा हुआ है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम से उसको सेव करके रखा हुआ। तो मैंने अभी आप लोगों की आसानी के लिए इसका नाम रख लिया है होम डॉट एचटीएमएल। तो हम आगे जाके रिएक्ट सीखेंगे तो हम अपनी अच्छी आदत बना लेते हैं कि भाई इसको कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं, क्योंकि रिएक्ट में हम कंपोनेंट्स ऐसे ही बनाते हैं कि भाई उसका जो पहला अक्षर है या पहला जो अल्फाबेट है वो कैपिटल में रखते हैं कंपोनेंट। तो रिएक्ट पूरी कंपोनेंट बेस्ड है, सारे छोटी छोटी कंपोनेंट मिलकर पूरी वेबसाइट बनती है। वो रिएक्ट पे हम जब आएंगे, पर आप अपनी प्रैक्टिस अभी से बना लें कि भाई जो फाइलों के नाम है वो ऐसे कैपिटल में रखें, ठीक है। तो मैंने होम डॉट एचटीएमएल बना ली, और ये बॉयलर प्लेट कोड मैंने जनरेट कर लिया। अच्छा फिजा, आप सुन रही है मुझे? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। अच्छा, और यहाँ पर न्यू कौन है? न्यू स्टूडेंट में हसन आप हो? यस सर। अच्छा हसन, मुझे बताओ कि ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? ये जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, यहाँ आप इसको उठा लें। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसका क्या नाम होता किसे? है? ये जिस चीज पे मैंने हवर किया हुआ, ये नेम पे, जैसे इस टैग के अंदर मैंने नेम के अंदर इसको हवर किया हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? सर ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? एट्रीब्यूट का क्या मतलब है? फास्ट लेक्चर देखे थे आपने हसन? नो सर। भाई देखो ना, क्या कर रहे हो यार, इतने दिन तो थे आपके पास। ऐसा नहीं करो, एचटीएमएल भी खत्म होने वाली है हमारी, तो उनको देख लो। बहरहाल फिजा, आप अगर बताना चाहें, अगर आपने देखे हो लेक्चर्स पास्ट। चलो, हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई बता दे, जो भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स, कि एट्रीब्यूट का क्या काम होता है, अगर आप लोग समझाना चाहो मेरे स्टूडेंट्स को। जी अनीफ। सर एट्रीब्यूट जो हमारा टैग होता है उसको खोल के ज्यादा वजाहत से बताता है। मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है हसन, समझ में आ गया? ये क्या करता है, ये मजीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, एट्रीब्यूट जो है टेक के बारे में। बाकी पास्ट लेक्चर्स को देखें, ठीक है, उसको मिस नहीं करें, उसमें बहुत ही काम की चीजें बताई हुई हैं, आपको आगे जाके वो काम आएंगी, ठीक है। तो अब मल्टी पेज वेबसाइट हम देख रहे थे, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ होम पेज, ठीक है। होम पेज, होम, और इसको मैं थोड़ा खूबसूरत बना देता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ी सी एस यूज करूंगा, थोड़ी मतलब थोड़ी सी चुनी सी, ये बहुत ही बेकार लग रही है, ठीक है। तो CSS में थोड़ी यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि थोड़ी अच्छी लगे, और कोई पर्पज नहीं था। मैं जो है इसको जो कलर दे देता हूँ, ये तो मुझे बॉडी को दूंगी। अच्छा, एलिमेंट एस्टिमेट में एक टैग आता है, एट्रीब्यूट आता है बॉडी का, इसको हम कहते हैं बीजी कलर, जो कि अब डेप्रीकेट हो चुका है। डेप्रीकेट का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? डेप्रीकेट का क्या मतलब होता है? सर जो मतलब खत्म यूज हो नहीं चुका होता हो। अब ज्यादातर। जी, किसने बताया? जी दोबारा बताएं, डेप्रीकेट का क्या मतलब होता है? कि हम कहते हैं ना भाई यार, ये एट्रीब्यूट या ये टैग जो है वो डेप्रीकेट हो चुका है, इसका क्या मकसद है? सर मतलब वो खत्म हो चुका है, अभी यूज नहीं होता। खत्म तो नहीं हुआ मेरा,
चलिए अच्छी कोशिश थी सर अजमल। ओवरलैप होके कोई दूसरी चीज आ गई होगी। काम तो कर रहा है मेरा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं लिखूं भाई यहाँ पर, सर इसके ये देखो काम तो कर रहा है, मतलब ये हटा ही नहीं है इन्होंने अभी तक। काम काम तो कर रही है। जी कौन इसका सही जवाब देगा? खिजरा, साद निजामानी, साद खान, हनीफ। एप्लीकेट का मतलब ये होता है कि भाई रिकमेंड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप इसको यूज करो। इसके अलावा उसके मतलब दिल टैग्स आ चुके हैं या एट्रीब्यूट आ चुके हैं। जैसे कि पीजी कलर की बात कर रहा हूँ, ये हम सीएसएस के थ्रू उसको स्टाइल करते हैं, पर यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन था तो मैं स्टाइल स्टाइल कौन लिखे, मैंने उसका डायरेक्ट एट्रीब्यूट लिख दिया। पीजी कलर लिखा तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, मतलब बैकग्राउंड कलर का फुल फॉर्म है। पर अगर मैं सीएसएस में लिखता तो मुझे लिखना पड़ता बैकग्राउंड कलर लाइक दिस, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ता मुझे। तो मैंने ऐसे लिख दिया है। और ये देखो रेड भी कर दिया है इसको। रेड का मतलब है कि ये डेप्रीकेट हो चुका है, ये वीएस कोड का फीचर है। इसके अलावा एक और टैग था, अगर मुझे इसको सेंटर में लाना है तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा सेंटर। ये सेंटर का टैग है, ये भी डेप्रीकेट हो चुका है। कैसे पता लग रहा है मुझे कि ये रेड कलर में दिखा रहा है इसको कि ये डेप्रीकेट हो चुका है, कि इसको आप यूज ना करो। अगर मैं इस पे हावर भी करूँ ना तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला। बहरहाल काम हो गया है, देखो होम पेज मेरा सेंटर में आ गया। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है। बस ये मेरा मकसद था कि यार इसमें थोड़ी स्टाइल्स लगा दूं ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो अभी वेल एंड गुड लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एंकर टैग उठाता हूँ और इसमें एचरेफ लगा देता हूँ, पेज वन डॉट एचटीएमएल। अभी हमने बनाया नहीं है, ठीक है, अभी हमने ये पेजेस बनाए नहीं है, बनाएंगे। पेज वन डॉट एचटीएमएल और मैं यहाँ लिख देता हूँ पेज। इसका कलर बहुत ही बेकार आ रहा है, काम करता हूँ इसको। देख रहा हूँ कलर दे दिया इसको, और कलर दे दिया मैंने भाई लाल रंग की कोई कलर दे दो उसको, वाइट। वाइट तो दिया इसमें, इसका पूरी वाइट, उसने वाइट क्यों नहीं, इसमें तो क्या होगा। एक काम करता हूँ, जो स्टाइल उठा के, ये स्टाइल उठा के, ये ब्लू ब्लू है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। एक बार इसको, ठीक है, ये वाइट हो गया, अच्छा लग रहा है। और एक और चीज कर लेता हूँ कि यार ये नीचे जो लाइन आ रही है इसको हटा देता हूँ। अब कुछ बेहतर है, ठीक है, पेज हो गया। उसी तरह अब मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट मारूंगा इसको। कॉपी किया क्योंकि मुझे ऐसे तीन चाहिए, मैं तीन पेजेस बना, पेज वन पेज टू पेज थ्री, ठीक है। अभी ये पेज वन आ रहा है क्योंकि यहाँ से मुझे चेंज करना है, पेज टू पेज थ्री। और इसी तरह मैं इसकी लिंक्स भी चेंज करूंगा, पेज टू पेज थ्री, ठीक है। अब ये बेहतर लग रहा है, ठीक है। ये सीएसएस पे नहीं जाओ, ये बस मैंने इसको पेज को थोड़ा खूबसूरत दिखने के लिए इसको लगाया है। तो सीएसएस पे आपको नहीं जाना है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं पेजेस बना लेता हूँ जो मैंने यहाँ लिखे हैं। पेज वन, स्पेलिंग बिल्कुल सेम रखनी है जो आपने यहाँ दी है क्योंकि वो उसको ढूंढेगा यहाँ पर। पेज वन डॉट एचटीएमएल, इसके बाद पेज टू डॉट एचटीएमएल, और मैं क्या, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो अभी आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही। हेलो अभी आ रही है? जी जी सर अभी आ आ रही रही है है। भैया। सर अब आ कब रही कब है। बंद हुई थी आवाज? कब बंद हुई थी सर आवाज? अभी सर अभी हुई थी। मैंने बंद नहीं की है, पता नहीं कैसे बंद हो रही है, आई डोंट नो। मैंने बंद नहीं किया था, म्यूट नहीं किया था मैंने। सर आपकी आवाज भी मेरा थोड़ी कट के आ पता रही नहीं है। क्या क्या चल रहा है। कट के आ रही है? सर आवाज यस कट कर सर आ रही है। मतलब क्लियर नहीं। इंटरनेट चेंज करूँ शायद उससे थोड़ी बेहतरी आएगी। अभी मैं इंटरनेट चेंज करने लगा हूँ,
एक मिनट पर शो नहीं कर रही। अच्छा, अभी अभी ठीक है आवाज मेरी? यस सर। ये स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, हो रही है। जी सर, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। और उसके साथ जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आ रहा है, जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ उसके अंदर रुका जी, तो नहीं आ हुआ रहा ये पेज कहीं पर? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये पेज 1 पेज 2 हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे हमारे रियल लाइफ में होता है कि भाई इसको मैं दे देता हूँ कॉन्टेक्ट नाम का या कॉन्टेक्ट अस। जैसे मैं रियल लाइफ में नेविगेशन बार बना होता है बाउंड्स, तो भी थोड़ा चिपक के आ रहे, थोड़ा सा चिपक के आ रहे। और अबाउट अस इसके बाद क्या पेज लगाएं, किस पेज का नाम लगाएं इस पे? अबाउट अस, कॉन्टेक्ट और गैलरी। अभी देखो यार, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है बिल्कुल भी गैप नहीं आ रहा है, चिपके हुए ऐसा लग रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक चीज यूज करता हूँ जिसको कहते हैं HTML एंटिटी। ठीक है, HTML एंटिटी, ये जो यहाँ पर देख रहे थे, ये रहा HTML एंटिटीज। तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स को अपने पेज पे दिखाने के लिए यूज होता है। स्पेशल कैरेक्टर्स कैसे हो गए, जैसे कि डॉलर का साइन हो गया, ठीक है, डॉलर का साइन हो गया, हैश का साइन हो गया, ठीक, उन चीजों को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं HTML एंटिटीज। ये क्या लिखा हुआ है, HTML एंटिटीज आर स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, आर स्पेशल कैरेक्टर्स represented using their entity names or codes, for example एट, ये एंड का साइन, %का साइन, फिर LT, मतलब ये लेस देन का हमें वो दे देगा, रिप्रेजेंट द लेस देन साइन, ये रहा, इसकी बात कर रहा है। अगर मैं ये लिखूंगा तो मुझे ये दे देगा, मुझे ये आउटपुट में शो करेगा। कॉपी लिखूंगा तो ये ऐसा सिंबल शो करेगा। और स्पेशल कैरेक्टर इनको कहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। समझ में आ रहा है बात? स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि अगर मुझे अपने पेज पे कोड कोई दिखाना है, मैं लिखता हूँ H1 हेलो। अब ये देखो उसको पार्स कर रहा है, ठीक है, H1 को वो एज H1 पार्स कर रहा है। बात समझ में आ रही? मैं चाह रहा हूँ कि यार ये H1 को एज H1 पार्स नहीं करे, मतलब H1 की तरह इसको हेडिंग की तरह नहीं दिखाए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये H1 जो है आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। H1 का टैग भी यहाँ पर आ जाए, पर H1 का टैग मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा HTML एंटिटी। ठीक है, मैं यहाँ यूज करूंगा HTML एंटिटी, मुझे लिखूंगा लेस देन, ये देखो आ गया, ये देखो ये रहा, इसकी बात कर रहा हूँ, ये साइन आ गया। उसी तरह मैं इसको रिमूव करूंगा और इसके आगे जगह पे लिखूंगा कैरेक्टर देन। अब ये क्या है, ये स्पेशल कैरेक्टर की कैटेगरी में आता है, ये देखो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आ गया। उसी तरह इतनी सारी ये HTML की एंटिटीज है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में फिर हम ये यूज करते हैं कि अगर मैं अपना टैग भी दिखाना हो तो हम HTML एंटिटी का यूज करते हैं। अगर मैं उसका यूज नहीं करूंगा तो वो HTML उसको एज एक टैग ही समझेगा, लाइक दिस। ये देखो उसको टैग की तरह शो कर रहा है, पर मैं चाहता हूँ यार मैं पूरा H1 मतलब टैग भी शो करना चाह रहा हूँ अपने पेज पे, कि लोग देख सके कि H1 का टैग लगता कैसे है। पर ऐसे लगाने से वो नहीं होगा, मुझे HTML की एंटिटी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरह एक एंटिटी आती है NBSP। NBSP इसका क्या मतलब होता है कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अब ये देखो स्पेस आ गया, ये हम CSS के थ्रू कर रहे होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हम CSS के थ्रू कर रहे होंगे, स्पेस लाना वगैरह, इसको स्पेस को मार्जिन कहते हैं CSS में। तो अभी हम CSS पढ़ी नहीं है तो हम इसको जुगाड़ करेंगे इसका ठीक है, ये देखो स्पेस आ गया, तो ये NBSP मैंने लिखा। उसी तरह इसको कॉपी करूंगा, इसके आगे भी पेस्ट कर दूंगा, ये भी एक HTML एंटिटी है, ठीक है। ये देखो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना ये स्पेसिस, क्योंकि आपको पता है HTML में सिर्फ एक ही स्पेस काउंट होता है। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं मल्टीपल स्पेस देखो देखो काउंट नहीं कर रही है स्पेसिस को। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर लेके आता हूँ, ये देखो दोनों चुपके हुए आ गए। अब इस चाहता हूँ स्पेस आए, तो एक स्पेस तो आ गया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मल्टीपल स्पेसिस आए, तो HTML वो अलाउ नहीं करता, HTML बोलता है आपका स्पेस यही किया आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, या तो CSS के थ्रू मार्जिन यूज करूँ, पर CSS हमने पढ़ी नहीं, तो हम क्या करेंगे, जुगाड़ यूज करेंगे, ये NBSP में 2 लगा देता हूँ ताकि और गैप आ जाए,
उसी तरह नीचे भी यही करेंगे, मतलब जहां पर स्पेस चाहिए हमें उसके आगे लगा देंगे, तो हमें इतना सा स्पेस मिल चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ये जो है ना टेक्स्ट डेकोरेशन नन हटा देता हूँ, ताकि ये दिखे थोड़ा लिंक की तरह। अब ठीक लग रहा है ना? टेक्स्ट डेकोरेशन नन मैंने हटा दिया, अब ये थोड़ा लिंक के जैसा लग रहा है। ये CSS की प्रॉपर्टी बाय द वे, ठीक है। तो अभी ये कुछ जो है मेरा पेज की जैसा दिख रहा है। मैं काम करता हूँ, इसको होम पेज वाले को ना नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। और होम पेज का भी हम एक बना लेते हैं। होम पेज के लिए भी हम जो है एक राउट, इसको हम बेसिकली राउट कहते हैं, ठीक है। राउट का क्या मतलब है, होता है एक जगह से दूसरी जगह राउट करके ले जाना, ठीक है। जैसे हमारा राउटर होता है, राउटर का सबको पता है, जो आप जिसके थ्रू आपके घर पे इंटरनेट आता है, आपकी वो जो डिवाइस लगी है उसको राउटर कहते हैं। राउटर का काम क्या होता है, आपकी जो डेटा पैकेट्स हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट राउटर से ले जाके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ठीक है। जैसे कि आप हाईवे पे जाते हो, अपनी गाड़ी लेके जाते हो, या आप किसी शहर के अंदर गाड़ी चला रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट एक ही जगह पे जाने के डिफरेंट डिफरेंट रास्ते होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डेटा पैकेट है ना, जो हम यहाँ से इंटरनेट पे भेज रहे होते हैं रिक्वेस्ट के थ्रू, तो वो इन्हीं रूट्स के थ्रू जाता है। वो पहले टूटता है, फिर वो जो पार्ट्स है जिनको सही, जो रास्ता सही लगता है, वो उस रास्ते को इख्तियार करके वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है, ठीक है। तो उसको उसको कौन हैंडल करता है, उसको करता है राउटर, जो कि एक डिवाइस है। उसी तरह राउट का जो शब्द है वो यहाँ पर वहीं से आया है, कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे राउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम राउट कह रहे होते हैं बेसिकली हमारी लैंग्वेज में, जो वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज है। अभी मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ इसको चेंज करके लिख दूंगा होम। अब होम पेज के लिए ना मुझे ये जो है ये सिंपल क्या लिखना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा स्लैश। स्लैश का मतलब ये होता है कि रूट डायरेक्टरी या होम डायरेक्टरी। अब इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे होम पेज पे लेके आएगा, ठीक है। ये समझ जाएगा भाई कि जो है ये हमारा जो है होम पेज ही है, मेन पेज है हमारी वेबसाइट का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही बात है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है, या सारी चीजें ऊपर ऊपर से जा रही है? कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। सर ये होम वाला समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया होम में? सर ये आप जो बता रहे थे कि है ना, इनका टैग में आपने ये स्लैश लगाया है, उसको समझ नहीं आया। स्लैश का मतलब होता है कि रूट डायरेक्टरी है हमारी, बिल्कुल। मतलब अगर आप www.google.com लिखते हो आप, ठीक है, तो वो index.html की फाइल जो मैं आपको बता रहा था ना, index.html, तो वो जो हमारा सर्वर है वो उसको सर्व करता है जब वो स्लैश राउट को देखता है, ठीक है। स्लैश राउट देखो, ये अभी मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट। ये अभी ब्राउजर पे आ गया, ठीक है। गूगल, ये दिख रहा है आपको गूगल का पेज? जी सर, दिख रहा है। ये दिख रहा है आपको? अब मैंने यहाँ गूगल लिखा हुआ है, तो एंटर कर रहा हूँ तो गूगल का होम पेज खुल रहा है। ये सर्वर पे index.html के नाम से सेव होगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्लैश लगाता हूँ। स्लैश भी क्या है, एक राउट ही है। तो उस पर एंटर करूंगा तो मुझे वो सेम पेज ही खोल के देगा। तो स्लैश किसको दर्शा रहा है? स्लैश दर्शा रहा है होम डायरेक्टरी को। किसको दर्शा रहे हैं? index.html को। जो index.html की बात कर रहा था ना मैं, जो सर्वर जो है वो index.html को मिलता है, वो इसी वजह से बता रहा था, क्योंकि स्लैश राउट जो है वो सर्वर index.html की फाइल सर्व कर रहा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर index.html की फाइल आ रही होती है, तो स्लैश का मतलब ये होता है। अगर कोई आप और राउट लिख दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया ये, तो ये मुझे किसी और पेज पे जो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो राउट ये होते हैं बेसिकली। जैसे कि अगर मैं इमेजेस पे क्लिक करूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखो इमेज आ गया, इमेज HP आ गया, इसको हम कह रहे हैं राउट। जो मैंने वहां पर अबाउट ये बनाए हुए राउट्स, यहाँ पर गूगल वालों ने इसको क्या नाम दिया है? IMGHP। उसी तरह अगर मैं जो है इस पे जाता हूँ, ठीक है, ये जो है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये सारी चीजें हटा दूँ और यहाँ लगाता हूँ स्लैश। तो क्या होगा कि w3schools.com की index.html फाइल आ जाएगी। ये किया मैंने, index.html फाइल आई, ये सारा कंटेंट उसका आ गया। अब मुझे किसी और पेज पे जाना है, क्योंकि मल्टी पेज वेबसाइट है, इतने सारे पेजेस बने हुए और ये नेविगेशन बार बनी हुई है यहाँ पर। अब मैं इस पे HTML पे क्लिक करूंगा, देखना यहाँ पर HTML आ गया, ठीक है। HTML कैसे आया?
क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उसका राउट दिया हुआ था। ठीक है, इस लिंक को हम राउट ही कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, जो रिएक्ट की लैंग्वेज है बेसिकली। ठीक है, तो अभी से ऐसे वर्ड्स की आदत बना लो। ये देखो, इंट्रो किया तो ये इंट्रो का राउट खुल गया, इंट्रो का पेज खुल गया। अगर मैं बेसिक पे क्लिक करूंगा तो ये HTML बेसिक का पेज खुल जाएगा। उसी तरह अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो ये मुझे होम राउट पे लेके जाएगा स्लैश की वजह से। ठीक है, तो अगर मुझे स्लैश चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर index.html रखना पड़ेगा। तो मैंने अभी index.html तो रखा नहीं है। ठीक है, index.html तो रखा नहीं नाम, तो मैं क्या करूंगा, रख दूंगा home.html, क्योंकि मेरी फाइल का नाम home.html है। अगर इंडेक्स होता तब वो स्लैश पे इंडेक्स की फाइल ढूंढता और हमें वो सर्व करता। ठीक है, अगर मैं इस पे होम पे क्लिक करूंगा तो देखो मुझे अभी ये पता नहीं क्या एरर दे रहा है। तो ये एरर दे रहा है मुझे home.html, सही तो लिखा है मैंने? सर हाँ, ढूंढ आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। अच्छा तो ठीक है, समझ गया, ठीक है। ये देखो, होम पे क्लिक किया तो हेलो, जी जी, अब आपकी आपका अब आपकी आवाज आ रही है सर। अच्छा मैं ये कह रहा था कि मेरी index.html फाइल तो यहाँ है नहीं, क्योंकि मैंने अपनी मेन फाइल का नाम ही होम रखा हुआ है। तो मैं यहाँ स्लैश नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे जो है वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, मैंने इसको स्लैश आउट दे दिया। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो मुझे यहाँ लेके आ गया है। ठीक है, हमारी इस पूरी डायरेक्टरी को वो लेके आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ उसको इंडेक्स फाइल दी नहीं है। बेसिकली मैंने क्या बनाई है, अपनी home.html बनाई है। तो ये home.html फाइल को ढूंढेगा और मुझे स्लैश भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं पीछे जाऊं और होम पे क्लिक करूं तो देखो ये होम पेज ही खुल के आ गया मेरे पास। ठीक है, अबाउट अस पे क्लिक करूं तो अबाउट अस, ये पेज 2 खुल के आ गया, ये जो मैंने यहाँ बनाया हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखे। ये क्या दिख रहा है? आप भी मुझे एक बात बताओ कि ये चारों तो एक साथ आ गए, ये चारों तो एक साथ आ गए, पर ये होम पेज नीचे क्यों आ गया? होम पेज यहाँ पर क्यों नहीं आया? ये कौन बताएगा? ये चारों तो एक साथ आ गए, मैंने लिखे उनको एक साथ आ गए, पर ये H1 ये नीचे आ गया, इसकी क्या वजह है? जी, कौन बताएगा? सर H1 जो है ना अपना पूरा एक हिस्सा लेता है, पूरी एक लाइन लेता है, इस वजह से वो नीचे आया है। जबरदस्त। H1 क्या है? ब्लॉक टाइप का डब्बा है। मैंने क्या बताया था पास्ट क्लास में कि दो तरीके के डब्बे होते हैं, इनलाइन टाइप के, ब्लॉक टाइप के। इनलाइन टाइप के ये डब्बे जो एक ही लाइन में आते हैं सारे, जितना उसका कंटेंट होता है, कंटेंट का क्या मतलब है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम कंटेंट कहते हैं। जितना उनका कंटेंट होता है उतनी ही जगह लेते हैं, और जगह नहीं घेरते ये जो जगह आप देख रहे हो ये NBSP की वजह से आ रही है, इस HTML एंटिटी की वजह से आ रही है। ठीक है, और ये कॉन्टेक्टर्स भी देखो उतनी जगह ले रहा है जितनी उसको चाहिए, और अपने साथ दूसरे साथियों को आने दे रहा है। पर ये होम पेज इसके पास इतनी जगह यहाँ भी पड़ी हुई है, यहाँ भी पड़ी हुई है, पर वो बोल रहा है मैं यार आपको नहीं आने दूंगा, सीधी बात है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ये आपको CSS में बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि हमारे जो पेजेस मैंने बनाए थे इन पे थोड़ा कंटेंट डाल देते हैं, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ये पेज 1 की जगह मैं इसका नाम भी चेंज कर दूंगा। इसका नाम लिख देता हूँ मैं कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस, अस। और मैं यहाँ उसका पाथ चेंज कर दूंगा, कॉन्टेक्ट अस। ये मुझे सजेशन भी दे रहा है। ठीक है, और इसका जो नाम है मैंने क्या रखा था यहाँ पर, हमारा पेज कॉन्टेक्ट अस पे मैंने क्या रखा था, पेज 2.html। तो उसको हम कर देते हैं कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस हो गया।
चेंज भी नहीं हुआ। होम कॉन्टेक्ट, अच्छा अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस हमने बना लिया ना, अबाउट HTML, और लास्ट में हम बनाएंगे गैलरी। अब मुझे इनके जो है ये पाथ भी चेंज करने पड़ेगा। अबाउट अस HTML ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जाके बॉयलरप्लेट कोड जनरेट करके लिख देता हूँ H1 अबाउट दिस, उसको भी सेंटर टेक के अंदर रख देता हूँ ताकि सेंटर में आ जाए। सेंटर क्लोज कर दूंगा ताकि सारी चीजें वो इसके अंदर आती हैं सेंटर में। अब इसी पेज को मैं कॉपी करूंगा और कॉन्टेक्ट पे लेके जाऊंगा, पेस्ट कर दूंगा, यहाँ बस इसका नाम चेंज कर दूंगा टेक्टस, और जो है सेव किया, और गैलरी पे भी वही करूंगा, मैं यहाँ पेस्ट किया और यहाँ बस गैलरी लिख दूंगा। ठीक है, अभी मैं होम पे जाता हूँ और इनके जो पाथ थे वो चेक करता हूँ कि सही है गलत है। ठीक है, अब हमारे पास ये होम पेज खुला हुआ है। ठीक है, अब मुझे जाना है इन पेजेस की तरफ, ये जो पेजेस लिखे हुए हैं मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कंटेक्ट पे जाना है तो कंटेक्ट, अब इस पे आप देखना ये जो लिखा हुआ है ना, इस जगह पे नोट करना, इसकी लिंक भी, इसका राउट चेंज होगा और जो है पेज भी चेंज हो जाएगा हमारा। ये देखो कॉन्टेक्ट पेज आ गया और ये देखो राउट भी चेंज हो गया। अब मुझे अगर दूसरे पेजेस पे जाना है तो मुझे दोबारा होम पे जाना पड़ेगा, अबाउट अस, ये देखो अबाउट अस का पेज आ गया, और गैलरी पे गया तो गैलरी का पेज आ गया। तो ऐसे मल्टी पेज अपनी वेबसाइट बनाते हैं। उनको कैसे लिंक करते हैं, हाइपर टेक्स्ट, जो एंकर्स हमारे बने होते हैं ना, एंकर टैग के थ्रू हम जो लिंक्स बनाएंगे उसके थ्रू हम इसको जोड़ते हैं। फिर हमें जिस पेज पे जाना होता है उसका हम लिंक दे देते हैं, नेविगेशन, इसको हम कहते हैं नेविगेशन बार। ये मैंने नेविगेशन बार बना दिया छोटा सा। ठीक है, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार अब कॉन्टेक्ट अस पे तो आ गया मैं, अब कॉन्टेक्ट अस से मैं वापस कैसे जाऊं, तो यहाँ पे भी हम कुछ लिंक्स दे देते हैं इसको। तो वही मैं यहाँ यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहीं से कॉपी करता हूँ इसको, और ये चारों लिंक के मैं उठा के यहाँ पटक दूंगा। और एक और काम करूंगा, बताऊंगा आपको वो क्या काम है। गैलरी, कॉन्टेक्ट अस और ये अबाउट अस। सेव कर लेते हैं। अब मैं आता हूँ होम पे और तुम शॉप रिव्यू, होम, होम पे तो होम आ गया। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पे जाऊंगा, ये लिंक क्यों नहीं शो हो रहे मुझे, क्या मसला है, लिंक मुझे शो नहीं हो रहे। सर ये इसका कलर, ये फॉन्ट का जो कलर है वो भी वाइट है और इसका बैकग्राउंड कलर भी वाइट है, तो इस वजह से शायद। हाँ सॉरी 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 सॉरी, देखो ना इसकी वजह से, CSS की वजह से होता है, तो उसकी CSS में हटा देता हूँ। ये मसला था, थैंक यू यार। CSS की वजह से वो कलर उसका वाइट हो गया था, उसकी वजह से मसला था। अभी हमें दिख रहे हैं होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट और गैलरी भी तो है ना, क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है और कलर भी वाइट दिया हुआ है तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो चीजें कॉपी किया और कॉन्टेक्ट पे गया, ये सारी लिंक्स को हटाऊंगा, पेस्ट कर दिया, गैलरी पे गया, सारी चीजों को मैं हटाऊंगा, पेस्ट कर दूंगा और अब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम पे आ जाऊंगा। कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टेक्ट के पेज में, अगर मुझे गैलरी के पेज पे जाना है तो मैं गैलरी के पेज पे चले जाऊंगा। अबाउट अस पे आ गया तो अबाउट अस का पेज आ गया, तो लिंक्स मुझे वो सारी मिल रहे हैं। तो ये मल्टीपल जो पेजेस मैंने बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, इन लिंक्स के थ्रू। पहले मैंने वो पेजेस बनाए, ठीक है, और पेजेस को फिर मैंने इन लिंक्स के थ्रू जोड़ दिया। तो मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट हमारी ऐसे बनती है, प्योर HTML। और अब रिएक्ट पे जो बनाते हैं ना, वो वहां पर अब तरीका अलग होता है, हम वहां पर राउटर का यूज करते हैं, रिएक्ट राउटर का। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे जब रिएक्ट पे आएंगे। पर जो
बिहाइंड द सीन है वो सारी कहानी यही चल रही होती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली है वो है ये पाथ, इसको हम कहते हैं पाथ। पाथ का क्या मतलब होता है कि भाई लोकेशन, ठीक है, आपको किसी के घर पे जाना है, ठीक है, तो आपको उसका पता होगा तभी जा पाओगे ना। तो उसी तरह ये पाथ है, और ये पाथ क्या बता रहे हैं कि भाई ये पाथ आप अगर एंटर करोगे तो आप उसके घर पे पहुंच जाओगे। जैसे कि मुझे कॉन्टेक्ट अस के घर का पता है कि contactus.html है, तो मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया तो मैं कॉन्टेक्ट अस के पेज पे पहुंच गया। अगर मैं यहाँ पर गलत लिख दूं, कॉन्टेक्ट USS लिख दिया मैंने और होम पे दोबारा चला गया, और मैं दोबारा कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे, ये देखो ये क्या हो गया, मैंने गैलरी के पेज में चेंज किया इसको, सॉरी मैं होम पेज पे जाके चेंज करूंगा इसको। होम पेज किधर है, होम पेज यहाँ पर क्यों आ रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है यहाँ पर गया, यहाँ पर सिर्फ एक ऐसे लगा देता हूँ। अब देख, अब जैसे कॉन्टेक्ट पे जाऊंगा तो मुझे बोलेगा फाइल नोट फाउंड द फाइल। अब देखो ये इसने पूरा बात भी बता दिया कि ये फाइल आपके इस पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आपके जो डायरेक्टरी, आपका डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, फोल्डर को ये डायरेक्टरी कहते हैं उनकी लैंग्वेज। कांट बी फाउंड, इट मे हैव बीन मूव्ड, एडिटेड और डिलीटेड। ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो ये है नहीं, यहाँ तो ये मूव हो चुकी है, यहाँ तो इसको आपने एडिट कर दिया, यहाँ तो इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि इसको ये फाइल नहीं मिल रही है। ये क्या करें, इसने एरर थ्रो कर दिया मुझे। और ये क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि मैंने इसका पाथ ही गलत दिखा है, उसका एड्रेस ही गलत दिखा है। अगर मैं आपको बोल दूं भाई यार आप अली के घर जाओ और आपको गलत एड्रेस दे दूं तो आप गलत जगह पे पहुंचोगे ना। तो उसी तरह मैंने यहाँ पर इसको गलत एड्रेस दे दिया तो ये गलत जगह पे ही पहुंचेगा ऑब्वियसली। मैंने क्या किया, इसका पाथ ठीक कर दिया, बैक गया दोबारा, और कॉन्टेक्ट पे आप क्लिक करूंगा तो मैं कॉन्टेक्ट की घर पे पहुंच गया, मिसाल के तौर पे इसके घर पे पहुंच गया, ठीक है। तो पाथ हमारे ये होते हैं, ठीक है, पाथ का मतलब ये होता है सिंपल, ठीक है। A file path describe the location of file within a website's folder structure। ये जो हमारा फोल्डर है ना, ये जो हमारा फोल्डर है क्लास 9, इसके अंदर ये हमारी फाइल्स पड़ी हुई है। तो ये फोल्डर के अंदर हम अपनी वेबसाइट के फोल्डर के अंदर उसका लोकेशन को बोल रहे थे पाथ। इट इज यूज्ड विथ व्हेन लिंकिंग टू एक्सटर्नल फाइल्स, ठीक है। हम एक्सटर्नल फाइल्स को भी लिंक करते हैं अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि इमेज टेक के थ्रू हम SRC में इमेज पे वो गूगल से कोई फोटो उठा के अगर हम शो करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम पे ना वो डाल के, वो भी देखेंगे जब हम इमेजेस पे आएंगे तब, सच एज वेब पेजेस, इमेजेस, स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट, तो उसको हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये इन चीजों के लिए यूज होता है पाथ, कि वेब पेजेस को अगर लिंक, इस CSS की फाइल को अगर अपने आप वेबसाइट पे आपको लगाना हो, लिंक करना हो, जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना हो या इमेजेस को लगाना हो, तो आप इन पाथ का यूज करते हो, ठीक है। जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि यार मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए इन पाथ का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो home.html हो गया, ये पूरा पाथ आ रहा है, देखो 127.0.1, ये क्या है, एक सर्वर इसने खोल दिया मेरे इस VS कोड में। ये एक छोटा सा सर्वर इसने बना दिया है, ठीक है। ये सर्वर का लोकेशन है, ठीक है। इसके बाद ये जो है हमारे फोल्डर का नाम है, ये जो क्लास 9 इसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद ये फाइल इस क्लास 9 के अंदर पड़ी हुई है, इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये मल्टी पेज का समझ में आ गया आप लोगों को, मल्टी पेज वेबसाइट कैसे बनती है, बना लोगे अगर मैं आप यस लोगों को सर, टास्क दूं? यस सर। सबको क्लियर है? क्लियर है तो बता दो मुझे। जी सर। यस सर। सबको क्लियर है? साद, खिजरा, फिजा, जी सर। यस Yes, साद, sir. उजामानी, क्लियर जी है? आगे सर। बढ़े, यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ तक? ठीक है, आप समझते हैं हम फाइल पाथ को, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये सारी चीजें बंद करूंगा अभी। ये मैंने समझाने के लिए की थी कि यार मल्टीपल वेबसाइट कैसे बनती है, ठीक है। तो इस पे अगर समझाने लगूंगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं दूसरी फाइल बनाता हूँ और उसको मैं देता हूँ भाई रिलेटिव, बस फाइल पाथ लिख देते हैं, फाइल पाथ प्रोड्यूस, इसका नाम दे रहा हूँ, समझ में आया फाइल किस बारे में। देखिए कि बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं बंद कर देता हूँ। अब आते हैं एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये समझना एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, ठीक। उससे पहले हम मल्टीमीडिया टेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, क्योंकि इसमें हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट वगैरह का मल्टीमीडिया टेक्स्ट, ठीक है। तो मल्टीमीडिया टेक्स्ट, इसमें हमारा आता है इमेज टैग, IMG, ठीक है, ये टैग आता है। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरे पास। अब आ रही है? अभी ठीक है, वीडियो का टैग हो गया। इसके बाद हम ऑडियो की वेबसाइट पे अगर वीडियो लगानी हो, ऑडियो लगानी तो कैसे लगाएंगे। इसके बाद आता है आई फ्रेम, कि अगर किसी और वेबसाइट के वेब पेज को अपनी वेबसाइट पे लगाना तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। ये 4 तरीके के हम यूज कर रहे हैं फिलहाल, इससे भी ज्यादा होते हैं, पर अब ये जो मोटा मोटी है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इमेज तो बहुत इंतहाई हद तक यूज होता है, ये वीडियो ऑडियो तो इतना यूज नहीं होते, ना ही आई फ्रेम इतना यूज होता है। आई फ्रेम तो होता है मेरा, अगर किसी मैंने यूट्यूब की वीडियो को अपनी वेबसाइट पे लगाना हो तो मैं आई फ्रेम टैग के थ्रू लगाऊंगा, ठीक है। पर इमेज और इमेज जो है ना वो बहुत ज्यादा यूज होता है। अब सबसे पहले देखते हैं इमेज को, इनको थोड़ा मैं कमेंट कर लेता हूँ। इमेज का टैग जो है इसको मैं ओपन करता हूँ, मैंने इसको भी कमेंट कर दिया। अच्छा, कमेंट करने का क्या मतलब होता है, ये मैंने कमेंट किया, इसको क्या मतलब है, इसका कमेंट क्यों किया मैंने। अच्छा, मुझे ये सर बताएं कमेंट कि इसमें ये किस आगे सर हाँ रन टाइम पे वो एग्जीक्यूट ना हो। हाँ ठीक है। अच्छा, इमेज को मैंने ऐसे बंद किया, इसका क्या मतलब है। इमेज को मैंने ऐसे बंद किया, मैं ऐसे ऐसे नहीं लिख सकता इमेज को, जैसे दूसरे टेक्स्ट को हम लिखते हैं ऐसे नहीं लिख सकता मैं। इमेज हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आ गया, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब एम्प्टी टैग इसको कह सकते हैं मेरा, ठीक है। तो ये पेयर टैग नहीं है, ठीक है। पेयर टैग मतलब इसका ओपनिंग भी होगा क्लोजिंग भी होगा, इसका क्या सिर्फ ओपनिंग टैग है, और एक खुद खुद में ही क्लोज हो जाता है। खुद में कैसे होता है, यहाँ स्लेश लगा तो ये खुद में ही क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आते हैं। अब वो एट्रीब्यूट्स कौन से, एक है SRC का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है एक आता है LT का, ठीक है। इसके बाद और भी आते हैं, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, विड्थ हो गया। ये क्या है, इसकी एट्रीब्यूट है, हाइट, ठीक है। इसको बारी बारी देखते हैं, सबसे पहले हम SRC को देख लेते हैं। सर ये अब ऑडियो वीडियो वाला भी यूज होता है ना। पर इतना यूज नहीं होता है, ऑडियो वीडियो बहुत कम यूज मैंने देखा है। ओके सर। आप कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट पे है ना, मतलब आपको अगर अपनी वेबसाइट पे अपनी वीडियो कहीं लगानी है, ठीक है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। बाकी अगर यूट्यूब की वीडियो लगानी तो आप इसका इसका यूज करते हो, आई फ्रेम। अगर यूट्यूब की कोई या किसी और वेब पेज को अपनी वेबसाइट पे दिखाना हो तो उसके लिए आई फ्रेम यूज करते हैं। तो ज्यादातर हम अपनी यूट्यूब वीडियोस को ही दिखा रहे होते हैं, तो हम इसका यूज नहीं करते वीडियो टेक का। आप कर सकते हो, पर आई फ्रेम जो है वो ज्यादा सही होता है, क्योंकि वो दूसरा वेब पेज है ना। यूट्यूब क्या एक वेब पेज ही है ना, उसको अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करें तो वेब पेज को लगाने के लिए आई फ्रेम टेक होगा, ठीक है। तो इमेज पे ये मुझे मांग रहा है सोर्स। अब सोर्स वाला क्या चीज है, अब अगर मैं इसको शो प्रीव्यू करूं और शो प्रीव्यू में देखूं मैं, तो मुझे कुछ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इमेज टैग मांगता है एक पिक्चर, पिक्चर की लिंक मांगता है, सोर्स मांगता है। सोर्स का क्या मतलब होता है, वो फाइल पड़ी का है, मतलब वो फाइल मांग रहा है मुझसे कि जो इमेज आपको दिखाना है भाई मेरे, वो इमेज है किधर, वो मुझे दो इधर। तो इमेज में क्या करता हूँ, इसको लेके आता हूँ, एक इमेज को मैं डाउनलोड करके मैं अपने पास डाउनलोड करके ना इस फोल्डर में लेके आता हूँ। मैंने एक कार की इमेज उठा ली है यहाँ से। अब इसके थ्रू हम क्या समझेंगे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूआरएल क्या जो फंडा है वो समझेंगे। मेरे इमेजेस में मुझे बस 1 मिनट देते हैं, मैं पिक्चर को डाउनलोड कर लूँ अच्छी सी, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। मैंने क्या कि सेम इमेजेस की है, इसको मैं लेके आ जाऊंगा अपने इस फोल्डर में, जिस फोल्डर पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है ठीक है। तो ये मैं चला लूंगा,
क्लास नंबर 9, क्लास नंबर 9 में गया और मैंने यहाँ सेव कर दिया कार डॉट जेपी तो जैसे भी कार के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देखोगे VS कोड पे मेरे पास यहाँ पर वो इमेज आ गई है, इमेज मेरे पास यहाँ पर शो हो रही है। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आप लोगों को, ये देखो ये कार की इमेज मैं लेके आया हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे वेब पेज पे ये इमेज को मैं शो कराऊं, ये जो इमेज है मेरी मैं अपने इस वेब पेज पे शो कराना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे होगा? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको दूंगा उसका सोर्स, उस फाइल का पाथ दूंगा। वो जो पाथ मैं बता रहा था ना, वो पाथ हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना? वो पाथ जो मैं आपको बता रहा था ना, home.html about.html वगैरह वगैरह, वो हम यहाँ पर देंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा भाई मेरे इसी फोल्डर में पड़ी हुई है ना, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा car.jpg। हाँ, ये क्या मसला हो रहा है, क्यों नहीं आई है? तो अच्छा वो छोटा बड़ा छोटे बड़े पास में। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने फोल्डर के बाहर बना ली थी, इस वजह से मसला कर रहा है। ये क्या किया था, मेरी ये जो फाइल है ना, फाइल पाथ जिसपे हम काम कर रहे हैं, उसको मैंने क्लास 9 के बाहर बनाया हुआ था, उसकी वजह से वो शो नहीं कर रहा था। ठीक है, अब ये मुझे शो करेगा। अब देखो ये फाइल पाथ उसका चेंज हो गया, क्योंकि मैं इसको एक दूसरे फोल्डर से दूसरे फोल्डर में लेके आया हूँ, तो उसका फाइल पाथ चेंज हो गया। अब ये मुझे एरर दे रहा है कि ऐसी कोई फाइल आपके पास है ही नहीं। अब मैंने इसको शो, जैसे ही मैंने इसको शो प्रीव्यू किया, आप देखोगे कि ये इमेज मेरे पास अब शो हो रही है, पर ये काफी बड़ी है। ये इमेज क्या है, काफी बड़ी है। तो उसको मैं कैसे कम करूंगा, ये एट्रीब्यूट लगा के विड्थ और हाइट, और मैं यहाँ जो वैल्यू दूंगा वो पिक्सल में होगी। ठीक है, 100 px लिखूं या 100 लिखूं तो बात एक ही है, पिक्सल में दे रहे होते हैं। उसी तरह और भी यूनिट्स होते हैं हमारे पास, EM हो गया, REM हो गया, पर सबसे ज्यादा जो आप देखोगे पिक्सल यूज होता है। पिक्सल का क्या मतलब है, जो हमारी स्क्रीन पे छोटे छोटे जो दाने बने होते हैं ना, उसको पिक्सल कहते हैं। ठीक है, जो हमारी पूरी जो हमें दिख रही है स्क्रीन, उसके अंदर छोटे 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 स्क्रीन पे वो दाने बने हुए, इसको हम कहते हैं पिक्सल्स। ठीक है, उनके थ्रू लाइट जा रही होती है, तभी हमें ये सारी चीजें दिख रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम पिक्सल कह रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ 100 लिखा है या 100 पिक्सल लिखूं तो बात एक ही। अगर मैं 100 EM लिखूंगा तो ये समझ नहीं पाएगा, तो ये क्या लेता है, पिक्सल में लेता है। 100 मैंने लिख दिया तो ये 100 पिक्सल की इसने विड्थ कर दी इसकी। मैं क्या करता हूँ भाई, 100 नहीं, इसको 200 कर दो, थोड़ा बड़ा, 200 की 300 कर दो। ये देखो इसकी विड्थ चेंज हो रही है, मतलब उसकी चौड़ाई चेंज हो रही है। पर चौड़ाई के साथ आप देखो उसकी हाइट भी चेंज कर दी इसने, मतलब मुझे हाइट देने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं हाइट दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ भाई 500 दे दो। अभी देखो ये स्ट्रेच हो गई, बिल्कुल खिंच गई, क्योंकि इसका जो है रेजोल्यूशन बराबर नहीं है। तो विड्थ लगाने से क्या हो रहा है, या मैं सिर्फ हाइट दूं ना, तो विड्थ खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा वो। ये देखो विड्थ उसने खुद ब खुद एडजस्ट कर ली। ठीक है, तो मैंने, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी कस्टम विड्थ और हाइट दूं, कि भाई इसको 150 में दूं, 150 में दूं विड्थ और हाइट दूं 300, तो पिक्चर ऐसे होगी। अगर आप सिर्फ विड्थ दोगे तो वो हाइट खुद ब खुद उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। ये देखो हाइट उसने खुद ब खुद कैलकुलेट कर ली। मैं इसको 300 कर देता हूँ, 300 अच्छा लग रहा है, तो ये मुझे इमेज शो हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? विड्थ, हाइट, SRC, ये 3 एट्रीब्यूट हमने देख लिए। इसके बाद एक एट्रीब्यूट आता है ALT का। अब देखो मुझे यहाँ VS कोड भी बोल रहा है भाई ALT का टैग लगाओ इमेजेस मस्ट हैव अल्टरनेटिव टैग्स। ठीक है, अब ALT टैग का क्या मतलब होता है कि खुदा ना खास्ता हमारी पिक्चर जो है वो डिलीट हो चुकी है, तो जो यूजर आएगा उसको क्या पता लगेगा ये इस जगह पे क्या था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पिक्चर को हटा देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से गलती कर दी, ठीक है, और मैंने कार डॉट ये ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर मुझे दिख जाना चाहिए। एक मिनट इसको हटाऊं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो ये चीज आ जाती है। अब इससे मुझे क्या पता लग रहा है ये इमेज किस बारे में थी। आप वेबसाइट्स पे जाते हो ना, तो इमेजेस आपको शो हो रही होती है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि यार वो इमेजेस लोड ही नहीं हो पाती, या इमेजेस डिलीट हो चुकी है, तो यूजर को पता ही नहीं लगता कि इस जगह पे इमेज थी, पर इमेज किस बारे में थी। तो उसके लिए हम लिखते हैं ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगा भाई कार पिक्चर। अब पिक्चर नहीं होगी तो सिर्फ ये उसको शो करेगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये देखो कार पिक्चर आ गया। ठीक है, क्योंकि पिक्चर नहीं थी तो उसने क्या शो कर दिया, ये। अगर पिक्चर आ गई तो ये शो नहीं करेगा। ये देखो काफी कम हो गई।
ठीक है, अगर पिक्चर है तो शो कर दो, अगर नहीं है तो ये टेक्स्ट शो कर दो। ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, देयर वाज अ कार पिक्चर, देयर वाज अ, मतलब यूजर को बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। यूजर कौन है? जो मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, ये पिक्चर जो गायब आपको दिख रही है, यहाँ पर एक कार की पिक्चर थी, सिंपल। इसको कहते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव। दिस एट्रीब्यूट डिफाइन एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। ठीक है, अब मैं इसकी बात को ठीक कर दूंगा तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं समझाने लगा हूँ रिलेटिव और एब्सोल्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक समझ में, इमेज समझ में आ गया तो मुझे बताओ। क्लियर है सर? सबको क्लियर है? सारे बोलो। जी सर क्लियर है। जितने भी हैं जी स्टूडेंट सर हमारे, क्लियर है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, हसन और फिजा, आप लोगों को समझ में आ रही बातें? ठीक है, अब मैं समझाने लगा हूं एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है, रिलेटिव यूआरएल क्या है? ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको लोगों ने पता नहीं क्यों हवा बना रखा है, लोगों को समझ में नहीं आती एब्सोल्यूट रिलेटिव का फंडा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पाथ दिया हुआ है ना इसको, ठीक है, ये पाथ से रिलेटेड चीज है। ये जो मैंने पाथ दिया हुआ है ना, इसको इसको कहते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ क्यों है? क्योंकि ये मेरी जो ये फाइल है ना, फाइल पाथ, उसकी रिलेशन में, रिलेशन का क्या मतलब है कि उसके करीब तरीन है ये, बिल्कुल उसके बराबर में बैठी हुई है। देखो, फाइल पाथ भी उसी फोल्डर में है, कार डॉट जेपीजी भी उसी फोल्डर में है। तो मुझे इतना बड़ा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका ओरिजिनल पाथ दिखाऊं, मैंने यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर दिया है, और ये कॉपी पाथ, ये रहा, कॉपी पाथ कर दिया मैंने। तो अगर मैं यहाँ पेस्ट करूं, अगर आपको दिखाऊं इसका रियल पाथ, ये देखो, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। अब एब्सोल्यूट पाथ का क्या मतलब है कि भाई ये ए टू जेड, इसको एवरीथिंग मुझे बताना पड़ेगा। अब इसकी मिसाल ये आप ले लो कि भाई आप जो है किसी जंगल में खड़े हो और आपको बाहर जाना है। अगर आपके पास नक्शा होगा तभी आप जा पाओगे। तो नक्शे में क्या होता है, ए टू जेड उसकी डिटेल लिखी होती है कि भैया अगर आपको बाहर जाना है तो आपको ये रास्ता लेना पड़ेगा, फिर आपको लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा, फिर राइट मुड़ना, वो आपको गाइड करेगा। उसी तरह यहाँ पर देखो, ये गाइड कर रहा है मुझे कि ये भैया अगर आपको इस इमेज तक जाना है, ये जो पिक्चर है, इस इमेज तक जाना है, तो आपको सबसे पहले ई फोल्डर के अंदर जाना है। ये ई फोल्डर के अंदर जाना है। ई फोल्डर के अंदर पड़ा होगा प्रैक्टिकल वर्क नाम का फोल्डर। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क नाम के फोल्डर के अंदर पड़ा होगा फुल स्टैक वेब डेव बैच 1 नाम का फोल्डर। उसके अंदर एक फोल्डर होगा क्लास 9 का। ठीक है, क्लास 9 का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको इमेज मिलेगी car.jpg। देख रहे हो ये क्या है? अब मैंने फुल स्टैक वेब डेव पेज 1 का फोल्डर खोला हुआ है। ठीक है, तो फुल स्टैक वेब डेव किसके अंदर पड़ा हुआ है? प्रैक्टिकल वर्क के अंदर पड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल वर्क कहाँ पड़ा हुआ है? ई के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब फुल स्टैक वेब डेव से देखो, फुल स्टैक वेब डेव के अंदर है क्लास 9। क्लास 9 ये रहा, क्लास 9 के अंदर ये हमारी जो है इमेज पड़ी हुई है। ये बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ, मतलब ए टू जेड पूरा मुझे उसको एड्रेस बताना पड़ा है। अब उसकी मिसाल एक और दे देता हूँ कि भाई आप अपने दोस्त के घर जाना चाह रहे हो। ठीक है, और आपका दोस्त रहता है किसी और कंट्री में। तो आपको वो ऐसे तो एड्रेस नहीं बताएगा जैसे कि आप अपने शहर में बैठे हो हैदराबाद में। जैसा कि मैं अपने शहर हैदराबाद में रहता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे किसी को एड्रेस बताना होगा, मैं इसको ये तो नहीं बताऊंगा ना कि आपको पहले पाकिस्तान आना है, फिर पाकिस्तान के अंदर सिंध में आना है, सिंध के अंदर आपको हैदराबाद नाम का शहर मिलेगा, उसके अंदर आना है, फिर हैदराबाद के अंदर एक फलाना जगह होगी, वहां पर आपको आना है। तो एब्सोल्यूट ऐसे काम करता है। ठीक है, कि उसको ए टू जेड मुझे पूरी चीजें बतानी पड़ रही है कि वो चीज पड़ी कहाँ हुई है। ए टू जेड मुझे कंप्लीट उसका एड्रेस बताना पड़ रहा है कि भाई ये बंदा पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान के अंदर ये सिंध में रहता है, सिंध के अंदर हैदराबाद है, हैदराबाद के अंदर एक फलानी कॉलोनी है, वहां पर आपको ये बंदा मिलेगा। मतलब ये बंदे की बात कर रहा हूँ। ये क्या एक बंदा ही है ना, एक पिक्चर जो है, क्योंकि कंप्यूटर को पूरा पाथ चाहिए होता है। भाई अगर अगर आपको कोई चीज शो करानी है तो आपको उसका पूरा पाथ एड्रेस बताना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको किसी के घर पे जाना है तो आपको एड्रेस पता होगा तभी आप उसके घर पे जा पाओगे, वरना आप उसके घर पे नहीं जा पाओगे। उसी तरह कंप्यूटर को अगर ये car.jpg को यहाँ शो करना है तो उसका इसको जो है उसका पाथ पता होगा तभी जा पाएगा।
ठीक है। रिलेटिव पाथ क्या होता है कि भाई हम तो दोनों एक ही शहर में रहते हैं, तो मैं उसको जो है क्योंकि वो मेरे रिलेशन में क्योंकि हम दोनों एक ही सिटी से हैं, तो मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि आप पाकिस्तान में आओ, फिर पाकिस्तान में सिंध में होगे, फिर सिंध के अंदर हैदराबाद नाम का शहर होगा, फिर हैदराबाद के अंदर आपको एक गली मिलेगी, उस कॉलोनी मिलेगी, वहां पर आपको जाके वो जीत नाम का बंदा मिलेगा। ऐसे अगर मैं उसको बताऊंगा, वो तो बोलेगा यार पागल है क्या तू, मैं तो हैदराबाद में रहता हूँ, तू मुझे ऐसे क्यों बता रहा है कि तू पाकिस्तान में आ, पाकिस्तान के अंदर सिंध में आ, सिंध के अंदर भाई हैदराबाद में आ। भाई सीधा बोल रहे हैदराबाद के अंदर कहाँ रहता है वो बता मुझे। हैदराबाद, क्योंकि मैं भी हैदराबाद से, तू भी हैदराबाद से। अब हैदराबाद में वो बंदा कहाँ रहता है, वो बोलेगा भैया उस कॉलोनी में रहता है। तो ये देखो मैंने वही बताया हुआ है कि ये कॉलोनी है, उसके अंदर बंदा बैठा। अभी कॉलोनी में डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। अगर मैं उसकी कॉलोनी में भी आ जाऊँ, मिसाल के तौर पर मैं उसकी कॉलोनी में खड़ा हूँ और मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछूं भाई जीत भाई का घर बताओ, तो वो ऐसे तो नहीं बताएगा ना यार वो पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान के अंदर सिंध है, सिंध के अंदर आना, सिंध के अंदर है, मतलब ऐसे देखो पाकिस्तान 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 के अंदर सिंध, सिंध के अंदर भाई हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर भाई एक फलाना कॉलोनी है, और ये कॉलोनी के अंदर ये कार्ड.jpg आपको ये जीत नाम का बंदा मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर ये मैं पढ़ा हूँ, और मैं यहाँ और जितना बढ़ाना चाहूँ मैं बढ़ा सकता हूँ। वर्ड वर्ड मैप, ठीक है, जितना बढ़ाना चाहूँ मैं बढ़ा सकता हूँ। उसी तरह मैं अगर यहाँ यूनिवर्स लिख दूँ, ये देखो, तो ये पूरा पाथ, ये क्या पूरा एब्सोल्यूट पाथ बना दिया हमने कि यूनिवर्स के अंदर जाओ, यूनिवर्स के अंदर आपको वर्ड वर्ड मिलेगा, दुनिया मिलेगी, हमारे अर्थ मिलेगी, अर्थ के अंदर एक कंट्री होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर एक सूबा होगा सिंध, सिंध के अंदर एक शहर होगा हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर एक कॉलोनी होगी, कोई भी कॉलोनी होगी, उसके अंदर आपको वो बंदा मिल जाए। अब मैं आप उसी कॉलोनी में खड़े होके पूछूं भाई कि यार जीत का एड्रेस बताओ, वो मुझे ऐसे तो नहीं बताएगा ना कि यार पहले आप पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान के अंदर सिंध आओ। मैं तो उसको गालियां दूंगा, भैया कैसे बता रहे हो तुमने, मैं तो तुम्हारी कॉलोनी में खड़ा हूँ भाई, कॉलोनी में कहाँ रहता है, वो बोलेगा यार वो 6 नंबर वाला घर है, वो उसका है। तो मैं क्या करूंगा कि ये सारी चीजें हटा दूंगा, ये सारी चीजें यहाँ से हटा दूंगा। कॉलोनी नंबर 6 के अंदर खड़ा हूँ मैं, उस कॉलोनी के अंदर खड़ा हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे कॉलोनी के अंदर खड़ा हूँ, तो मैं क्या करूंगा हाउस नंबर 6, मिसाल के तौर पे हाउस नंबर 6 के अंदर ये बंदा मिल जाएगा, ठीक है। ये राम कहानी है एब्सोल्यूट और रिलेटिव की। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि पूरा पाथ देना पड़ता है, मुझे ए टू जेड बताना पड़ता है कि फलाना 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 फलाना। अगर रिलेटिव में क्या होता है, मैं रिलेशन में, जैसे कि मैंने कॉलोनी की मिसाल दी कि मान उसकी कॉलोनी में आया, जैसे कि फोल्डर क्लास 9 की कॉलोनी है, अब उसके अंदर मुझे कार की पिक्चर चाहिए, और ये फाइल जो फाइल पाथ डॉट एचटीएमएल भी कहाँ पड़ी हुई है, ये क्लास 9 में पड़ी हुई है, कार्ड.jpg भी कहाँ पड़ी हुई है, क्लास 9 में पड़ी। उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलोनी तक वो बंदा आ गया, अब कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहे हैं भाई वो बंदा किस घर में रहता है, ठीक है, तो वो ऐसे ही बताए, क्योंकि वो अब एक साथ आ गई, देखो एक साथ आ गई, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल उसका नाम लिख दूंगा यहाँ पर कार्ड.jpg, तो वो बंदा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये राम कहानी जो मैंने अभी इतनी बड़ी बताई है, आपको समझ में आई है? यस सर। किस किस को क्लियर होगी, ये किस किस को नहीं भी बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत आगे जाके आपको परेशान करेंगी चीजें, अगर आपको अभी समझ में नहीं है तो अभी बता दो। जी सर ये समझ आ गया। हनीफ, खिजरा, साद, नूरिलाई, हमजा, जी सर, किताबुल्लाह, समझ में आ जी गया। सर समझ आ गया। सबको क्लियर है? ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। सर ये जो आपने सारा पाकिस्तान और सिंध करके बताया था वो है ना एब्सोल्यूट पाथ कहलाएगा? वो एब्सोल्यूट पाथ से कहलाएगा पूरे, क्योंकि ए टू जेड में इसको पूरी चीजें बता रहा हूँ। वो मेरे रिलेशन में नहीं है ना, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, तो मुझे पूरा एड्रेस उसका पता होना चाहिए, तभी मैं उसको ढूंढ पाऊंगा। अगर मैं उस कॉलोनी में रहता हूँ तो मुझे पूरे एड्रेस की पता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसके साथ ही रह रहा हूँ, उसके रिलेशन में हूँ। तो ये देखो, ये फाइल पाथ और ये कार्ड.jpg एक ही साथ रह रहे हैं, तो मुझे इसका पूरा पाथ लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक भी लिखूँ, ये मैं क्यों लिखूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ इतना बड़ा पाथ लिखूँ। ये देखो ये भी आ जाएगा, ये भी मुझे शो कर देगा। शो नहीं कर रहा है क्यों, दिस इज नॉट शोइंग मी। ये शो कर देता है, पता नहीं अभी क्या मसला हुआ है। ये शो कर देता है क्योंकि इसका पूरा पाथ लिखा है, तो उसको शो करना चाहिए मेरा। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है जब वो मेरे बराबर में बैठा हुआ है, फाइल पाथ के बराबर में है ना, उसी फोल्डर में, तो उसके रिलेशन में, तो मैंने डायरेक्ट उसका नाम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक समस्या एक और आती है जो बच्चों को, यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ उसी क्लास 9 के अंदर, क्लास 9 के अंदर मैं क्या करता हूँ, न्यू फोल्डर बनाता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इमेजेस। अब इमेजेस नहीं कह रहे होते हम इसको, हम कहते हैं एसेट्स, ठीक है, एसेट्स कह रहे होते हैं, इमेजेस नहीं कह रहे होते हम इसके अंदर अपने जो है
एप्लीकेशन के, जब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो जहाँ पर इमेजेस रखी जाती है उसको हम एसेट फोल्डर बोल रहे होते हैं। तो एसेट नाम का एक फोल्डर बना दिया, एसेट्स। अब मैं क्या करता हूँ, car.jpg को इस एसेट फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। अब देखो ये यहाँ से गायब हो जाएगी। क्यों गायब हो गई? क्योंकि अब ये पाथ उसको नहीं मिल रहा, ये कार उसको नहीं मिल रही। अब ये बोलेगा यार ये कहाँ पड़ी हुई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे यहाँ पर जो है एसेट नाम के फोल्डर में जाना पड़ेगा, फिर जाके वो मुझे कार मिलेगी। ये तो अब जगह आ गई, क्योंकि अब वो उसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है। तो रिलेशन में, रिलेटिव यूआरएल में ये भी होता है कि भाई आपको ये भी देखना पड़ता है कि भाई आपकी इमेज कहीं मूव तो नहीं हो गई है। तो ये थोड़ा पंगा है रिलेटिव में कि आपकी फाइल कहीं मूव तो नहीं हो रही है, मतलब आपने इस फोल्डर से हटा के दूसरे फोल्डर में रख दी हो। तो ये आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। पर एब्सोल्यूट में वो बात नहीं होती है। एब्सोल्यूट में तो भाई उसका पूरा पाथ है, हाँ उसको चेंज कर दो, उसको फिर पूरा पाथ ही चेंज कर दो आप। पर यहाँ पर देखो, अब वो जैसे car.jpg से पहले एक्सेस कर पा रहा था, car.jpg से पहले वो एक्सेस कर पा रहा था क्योंकि वो उसके बराबर में बैठी थी। आप उसके बराबर में नहीं है, आप उससे एक लेवल आगे बढ़ गई है। एक लेवल क्या है कि एक फोल्डर में आ गई, तो उसका फोल्डर नेम लिख देंगे। ये वही बात हो गई कि कॉलोनी के अंदर हाउस नंबर, ये हाउस नंबर है, समझो ये हाउस नंबर है, तो हाउस नंबर पे वो बंदा मिल जाएगा। अब उसी तरह मैं क्या करता हूँ, एसेट के अंदर भी हम एक फोल्डर बनाते हैं इमेजेस नाम का। अब मैं क्या करता हूँ, उस इमेज को इस इमेज फोल्डर में डाल देते हैं। अब देखो फिर गायब हो गई। अब क्या करें अब क्या करें? अब मुझे देखना पड़ेगा कि यार इस फाइल से रिलेशन में ये पड़ी कहाँ हुई है। अब मैं देखूंगा, पहले मुझे एसेट फोल्डर में जाना है, एसेट फोल्डर के अंदर मुझे इमेजेस फोल्डर के अंदर जाना है, फिर मुझे जाके मिलेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ लिख दूंगा इमेजेस। अब आ गई, देखो ठीक है। अरे समझ में बात क्लियर हो रही है? यस सर। ये राम कहानी समझ में आई? इस यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं कि यार मल्टीपल अगर हो तो कैसे करेंगे। अगर मल्टीपल जो है फोल्डर बन जाए और फोल्डर के अंदर वो हमारी इमेज पड़ी हो या फाइल पड़ी हो, कोई भी फाइल पड़ी हो, अगर लिंक कराना तो कैसे करेंगे। तो ये ऐसे होता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ये समझ में आना चाहिए। ये नहीं समझ में आए तो आगे आपको मसला होगा। रिएक्ट में और भी, मतलब सीएसएस हो गई, हर जगह पे आपको इसका इशू आएगा। जी सबको क्लियर है? हमजा, साद निजामानी, हनीफ, खिजरा, जी सर। किताबुल्लाह, आपको समझ में आ रही है बातें? जी सर क्लियर है। नूरिलाई, किताबुल्लाह, किताबुल्लाह भाई जी सो तो सर। नहीं गए? अच्छा ठीक है, ठीक है। ये सर एक चीज पूछनी है जी जी पूछे पूछे। सर। एब्सोल्यूट लिंक में मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये होता है कि अगर हम किसी नेट से कोई लिंक उठाते हैं और अगर वो हाँ हम हाँ यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो इमेज होती है, जैसे कहीं वेबसाइट से बाहर से लिंक करते हैं, तो वो एब्सोल्यूट होता है। और यही चीज़ जो आप, अगर आपने वही इमेज अगर अपनी फाइल के अंदर सेव की, जैसे आपने फोल्डर में, और यहाँ से अगर लिंक देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव लिंक, रिलेटिव यार होता है। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। पर देखो ना, अगर आप उसका फुल पाथ दे रहे हो तो फुल पाथ एब्सोल्यूट पाथ कहलाता है कि आप उसका ए टू जेड हर चीज बता रहे हो। रिलेटिव में ये क्या है कि भाई उसके रिलेशन में, उस फोल्डर के रिलेशन में, कि उस फोल्डर के अंदर ही पड़ा हुआ है ना वो, या उस फोल्डर जी से जी। एक लेवल बाहर होगा। मिसाल के तौर नहीं पे सर, रिलेटिव तो ये बिल्कुल सही है, रिलेटिव में कोई मसला नहीं था, बस थोड़ा एब्सोल्यूट में ये थोड़ी कंफ्यूजन थी। अगर मैं इस इमेज का पूरा पाथ लगा दूं, जैसे कि ये, अगर ये जो है ई फोल्डर के अंदर ये मेरी इमेज पड़ी हुई, अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ, कॉपी पाथ कहाँ गया, कॉपी पाथ, अगर मैं इसको यहाँ लगा दूं तब भी शो करेगा ये, क्योंकि मैं इसको पूरा एड्रेस बता रहा हूँ ना। ये अब पता नहीं क्या मसला आ रहा है, ये शो करता है यहाँ पर, आई डोंट नो क्या इशू कर रहा है, पर ये शो करना चाहिए। देखो मैं इसका पूरा एड्रेस बता रहा हूँ, तो लाजमी नहीं कि भाई आप बाहर की लिंक लेके आओ तभी जाके शो करेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम में, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है इसको हम लोकल सिस्टम कह रहे होते हैं। हमारे जो वेब डेव की लैंग्वेज में ना, जो जी आपने जी सुना सर। होगा लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे हमारे ये लोकल में, ठीक है ना, हमारा सिस्टम जो है वो लोकल है। लोकल वो वाला लोकल नहीं, 2 नंबर चीज नहीं, ये कुछ और टर्म है, ठीक है। जी जी। तो उसको लोकल होस्ट का नाम दिया हुआ है। बाकी जो हम दूसरे सर्वर पे रखते हैं उसका कुछ अलग नाम है, ठीक है। तो दूसरे सर्वर से भी हम, उसका लिंक कुछ ऐसा होगा 127, या कोई डोमेन नेम होगा जैसे www.google.com। तो बिहाइंड द सीन वो डोमेन ही होता है ना, डीएनएस उसको चेंज करता है। जैसे डीएनएस का मैंने बताया था कि वो डोमेन जो डीएनएस में जाके रिजोल्व होती है, उसके पीछे एक आईपी एड्रेस लगा होता है। जैसे गूगल का आईपी एड्रेस मैंने आपको लगा के दिखाया था, उसके आईपी एड्रेस जैसे लगाया था गूगल की वेबसाइट खुल रही थी, तो बिहाइंड द सीन वो आईपी एड्रेस चल जी रहे सर। होते।
ये उसका पोर्ट नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव यूआरएल। अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो उसमें आप इंप्लीमेंट करके दिखाना मुझे, ठीक हो गया। ओके सर। इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये पता नहीं क्या मसला कर रहा है, ये शो नहीं कर रहा है इमेज को, क्योंकि मैंने इसका पूरा पाथ दिया, इसको शो करना चाहिए। अब मुझे इस इमेज पे जाना है, मुझे कार वाली इमेज शो करनी है। आप में से कौन मुझे बताएगा? मैं देखता हूँ। खिजरा आप बताओ, मुझे कार वाली इमेज अपने पास शो करनी है तो कैसे करूँ? यहाँ पर क्या लिखूँ? अब मैं नहीं लिखूंगा, आप बताओगे। सर आप असिस्ट लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे, इमेजेस लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे ऐसे और ऐसे कार करूँ, डॉट ऐसे जेपीजी। मैं ऐसे करूँ, स्लैश लगा के ऐसे? नहीं सर। अच्छा, ऐसे की नहीं कर सकता, ठीक है। एसेट्स कर दिया मैंने, फिर स्लैश करूँ या फिर इमेजेस, फिर मैंने ये देखो मुझे मिल गई मेरी इमेज, ठीक है। तो VS कोड भी आपको हेल्प कर रहा होता है इसमें, पर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है ना यार, ये बिहाइंड द सीन काम कैसे हो रहा है, तो आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो टेक पे आते हैं। तो उसको जल्दी जल्दी घुमा लेता हूँ, 1 घंटे से ज्यादा हो गया अभी टाइम। तो वीडियो टेक को देख लेते हैं। तो वीडियो टेक भाई ऐसे लगता है, तो अब वीडियो टेक आप 2 तरीकों से भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ये SRC के थ्रू मैं आपको बता रहा था, ये पुराना तरीका है, ठीक है। अब वीडियो के SRC में जो है वो वीडियो का लिंक लगा दो। जैसे कि अगर मैं देखो यूट्यूब वाला काम करेगा नहीं करेगा, यूट्यूब से कोई भी पकड़ के ले आता हूँ वीडियो। ये कोई रैंडम सी वीडियो उठा ली है मैंने और उसको मैं सोर्स में लगा देता हूँ। ये मुझे शो नहीं कर रहा है। मैं वही तरीका यूज करता हूँ, ये तरीका हम यूज नहीं कर रहे थे, मुझे याद नहीं कैसे हुआ ये। तो हम जो है ये जो तरीका है ना यूज करता हूँ सोर्स। चलिए फाइल पाथ वाले बटन, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और उसको मैं यहाँ पेस्ट कॉपी करो भाई, इसको कॉपी करो और फाइल पाथ पे लेके आ गया मैं। इनको मैं कमेंट्स कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, परेशान कर रहे हैं। कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, मुझे अभी वीडियो टेक पे काम करना है। तो वीडियो टेक आ गया, देखो वीडियो टेक लगाने से क्या हुआ कि ये मेरे पास ऐसा बन के आ गया, ठीक है। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट है, जैसे कि विड्थ और हाइट हो गया। विड्थ का आपको पता है, मैं यहाँ पर देता हूँ 300, तो ये विड्थ मुझे दे देगा। अब हाइट हटा देता हूँ, ये तो ऑटोमेटिक उसकी हाइट वो ले लेगा। अब कंट्रोल्स का एक इसके अंदर एट्रीब्यूट आता है, कंट्रोल्स ये है। अगर मैं कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट हटा दूंगा ना तो मुझे शो ही नहीं होगा, शो नहीं हो रहा फिलहाल, क्योंकि वीडियो ये इसको नहीं मिल रही, क्योंकि ये वीडियो मेरे पास है ही नहीं, शो ही नहीं कर रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उसका लिंक दे देता हूँ वीडियो का। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया लिंक और मैं यहाँ जाके इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो मुझे ये शो करना चाहिए इसको। तो वीडियो शो नहीं कर रहा, व्हाई इट्स नॉट शोइंग मी। अच्छा, ये फायर वाली लिंक्स को अलाउ नहीं कर रहा है, तो मुझे अपनी कोई वीडियो की लिंक देनी पड़ेगी, मेरे पास तो वीडियो कोई है नहीं। तो भाई समझ जाओ कि यार एक काम करता हूँ, W3 स्कूल से आपको समझाता हूँ कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो ये कि अपनी वीडियो डाउन करूंगा फिर वो दिखाऊंगा तो उसमें बहुत टाइम चले जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आके मैं HTML पे गया, यहीं से देख लेते हैं इसको, ठीक है। और मल्टीमीडिया टेक्स्ट में था, ये था। तो ये मल्टीमीडिया में आ जाता है सारी चीजें, क्योंकि मीडिया एक तरीके का। अब मैं यहाँ जाता हूँ ट्राई इट योरसेल्फ, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये देखो। तो इनके सर्वर पे जहाँ ये इंडेक्स डॉट फाइल रखी हुई है, ये उसके रिलेटिव में पड़ी हुई है। इसने क्या किया है कि वो रिलेटिव यूआरएल उसका दे दिया है। तो ये देखो वीडियो मेरे पास शो हो गई है, वीडियो चल भी रही है। ये कौन सी वीडियो? ये वाली है। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं
तो ये दूसरी वीडियो मुझे लाके दे देगा। अगर मैं इसको यहाँ से कुछ गड़बड़ी कर दूं, इसको रन करूं, तो ये मुझे दूसरी वीडियो लाके देगा। ये देखो ये वाली वीडियो लाके देगा। अब ये दो मैंने सोर्स लगाए वो इसकी वजह से लगाए हैं, वो इसलिए लगाए हैं कि अगर ये वाली वीडियो ना मिले, ये वाली वीडियो अगर ना मिले और यहाँ पर कोई उसका एड्रेस गलत हो जाए तो क्या करें, ये वाली वीडियो मुझे चला दे। ठीक है, अब कंट्रोल्स का मतलब क्या था वो दिखा देते हैं मैं आपको। कंट्रोल्स मैंने हटा दिया, उसको रन किया तो देखो वो कंट्रोल्स जो थे ना, प्ले वाला पोज वाला, वो हट गया यहाँ से। तो कंट्रोल एट्रीब्यूट का काम ही यही है। और कंट्रोल एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू नहीं है, आप लगा भी सकते हो। आई थिंक सो इसकी वैल्यू ट्रू है, आई थिंक ट्रू या फॉल्स। कंट्रोल ट्रू पे काम नहीं कर रहा है, इसको मैं करता हूँ बंद। तो शायद इसकी कोई वैल्यू नहीं है, या मैंने इसका गलत लिखा हुआ है। इसको रन करते हैं। हाँ ये देखो, कंट्रोल इज इक्वल टू 1 किया तो 1 मतलब ट्रू, ये बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी सॉरी बूलियन, ट्रू कर दिया। ट्रू करूं या 1 करूं बात एक ही है। मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो ये शो नहीं करेगा, शो कर रहा है मतलब ये वैल्यू नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरा इसको हटा देते, तो आप सिर्फ कंट्रोल्स लिखोगे ना, आपका काम हो जाएगा। आप सिर्फ कंट्रोल्स लिखोगे, इसको रन किया मैंने तो मेरे पास कंट्रोल शो हो गया। और कंट्रोल में हटा दूंगा तो ये जो है मुझे शो नहीं करेगा। तो कुछ एट्रीब्यूट ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो सेल्फ होते हैं सारे, मतलब खुद में ही उनकी वैल्यू होती है। अगर लगा तो ट्रू है, नहीं लगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे काम बिहाइंड द सीन ऐसे काम होता है। अभी दो सोर्स के टैग लगाए हुए, सोर्स का मतलब वही है जो हम वहां देख रहे थे, SRC। ठीक है, इन्होंने अलग से टैग दे दिया है वीडियो के अंदर। अब SRC के अंदर देखो इन्होंने 2 टैग लगाए हुए, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली वीडियो नहीं मिले, ये वाली जो वीडियो है, इसको रन करता हूँ कंट्रोल से, कंट्रोल्स किया और ये एट्रीब्यूट आ गया। अब इसकी जगह एक और एट्रीब्यूट आता है ऑटो प्ले। ये भी एक एट्रीब्यूट है, उससे ये होता है कि वीडियो ऑटोमेटिक चल जाती है। ये देखो मैंने इसको प्ले नहीं किया, खुद ब खुद चल गई। ये देखो, तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट ऑटो प्ले को अलाउ नहीं करता है। ब्राउजर बाय डिफॉल्ट ऑटो प्ले को अलाउ नहीं करता है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ। और इसका मतलब ये है कि भाई अगर ये वीडियो नहीं चले, अगर मैं यहाँ पर, ये देखो उसका टाइम नोट करना 10 सेकंड की वीडियो है, अगर मैं यहाँ पर गलती कर देता हूँ, अब ऐसी कोई वीडियो उसके पास अवेलेबल ही नहीं है, ऐसी कोई वीडियो W3 स्कूल के इस फोल्डर में अवेलेबल ही नहीं है। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखना ये चेंज होके यहाँ पर आ जाएगी। ये देखो 0.009, मतलब दूसरी वीडियो, वो वीडियो नहीं है, ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, ये दूसरी वीडियो है। समझ में आ रही बात? अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये चला दो। ठीक है, ये कैस्केड हो रहा है। कैस्केड का मतलब अगर ये नहीं चले तो ये चला दो, मतलब ऊपर से टॉप टू बॉटम देख रहा है ये। ठीक है, टॉप टू बॉटम जा रहा है ये, मतलब ये नहीं चल रही तो ये चला दो। ये तब चलेगी, ये वाली तब चलेगी जब ये वाली नहीं चलेगी, इसमें कोई मसला आ जाए। ये वाली चल गई तो उसकी चलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह ऑडियो टेक भी इसी काम करता है। ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है तो आप पढ़ लीजिएगा। ऑडियो टेक भी इसे ही काम करता है। ऑडियो टेक भी आप देखोगे ना, अब इसके मल्टीपल एट्रीब्यूट है, ये म्यूटेड भी है, ऑटो प्ले भी है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ लिखा भी है क्रोमियम ब्राउजर्स डोंट अलाउ ऑटो प्ले इन मोस्ट केसेस। क्रोमियम ब्राउजर कौन से ब्राउजर्स हैं? जो क्रोमियम बेस्ड सॉफ्टवेयर पे बने हुए, जो गूगल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसलिए क्रोमियम में लिखा हुआ है। इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट एज भी आ जाता है जो भी यूज करता है। अब ऑडियो भी आ गया तो वो देखो ऑडियो भी सेम टू सेम है, ये देखो कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये ऑडियो लगाने के लिए यूज होता है, वो वीडियो लगाने के लिए यूज है। ये देखो अगर मैं यहाँ से कंट्रोल्स हटा दूं तो ये जो प्ले पॉज वाले जो है वो हट जाएंगे। ये देखो अभी पूरा हट गया, ये तो मेरा कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, इसमें हट जाएंगे। ये देखो, अब इसका मतलब कौन बताएगा? ये 2 सोर्स क्यों लगाए हुए आप लोग बताओ, ये 2 सोर्स क्यों यूज किए हुए यहाँ पर? जी सर ये इसलिए लगाए गए हैं अगर 2 एक ना सोर्स का क्या चले तो मतलब है? फिर दूसरा चल जाए। ये कब चलेगा? ये वाली फाइल कब चलेगी? सर ये वाली फाइल तब चलेगी जब ऊपर वाली रेंडर नहीं होगी। हाँ, ऊपर वाली में कोई मसला होगा या डिलीट हो चुकी होगी इनके सर्वर से। ये चीजें कहाँ पड़ी हुई है? W3 स्कूल के सर्वर पर पड़ी हुई है, वहां कोई फोल्डर होगा। ठीक है,
और ये क्या है, रिलेटिव पाथ है। रिलेटिव पाथ का मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो फाइल है उसकी बराबर में पड़ी हुई है, ठीक है। ये जो MP3 की फाइल उन्होंने लगाई हुई है, ये MP3 की फाइल और ये फाइल है जिसपे हम कोड लिख रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था अपने इस VS कोड पे कि वो जो इमेज की फाइल थी और मेरी जो फाइल पाथ की फाइल थी वो दोनों साथ ही थी, एक ही फोल्डर में थी। तो यहाँ पर भी वही सीन है, रिलेटिव पाथ का यूज किया हुआ है, एब्सोल्यूट पाथ का यूज नहीं किया हुआ है। मतलब उसी फोल्डर में हमें क्या पता लगता है इससे कि यार ये वाली जो MP3 फाइल है वो उसी फोल्डर में पड़ी हुई है। तो ये तब चलेगी, ये वाली तब चलेगी जब ये इसमें कोई मसला होगा। अगर मैं यहाँ से इसको RHOR, अब इसका पाथ मैंने चेंज कर दिया, जैसे मैंने वहां चेंज किया तो मुझे बोल रहा था फाइल नॉट फाउंड। तो अगर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया तो क्या होगा, ये वाली चलेगी नहीं, ये वाली चल जाएगी। अब मैं हटाऊं उसको, ये देखो 0 सेकेंड आ गया, ये देखो। अगर मैं इसको हटा ही दूं तो क्या शो करेगा मुझे, रन करूं तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा, ये देखो बंद हो गया। मतलब इसको कोई भी और फाइल नहीं मिल रही, तो नहीं मिलेगी तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अगर मिल गई तो चला देगा, ये देखो मिल गई इसको फाइल, रन करूंगा, ये वाली फाइल नहीं मिली, ये वाली मिल गई, चला देगा उसको। सिंपल स्टेट, ठीक है। अब इसके बाद आता है आई फ्रेम टैग, ठीक है। इसको बंद करता हूं मैं। ऑडियो देख लिया हमने, वीडियो देख लिया। अब इनको ऐसे भी यूज कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये देखो ऐसे भी हम यूज कर रहे होते हैं। ये देखो सोर्स के अंदर उसको लगा दिया, पर इसके अंदर मल्टीपल, जैसे हम इसको यूज कर रहे थे ना, वो मल्टीपल आप इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, तो इतना सा फर्क है इसमें। अब आई फ्रेम को देखते हैं। आई फ्रेम क्या काम करता है, आई फ्रेम जो है ना, दूसरी वेबसाइट को आपकी वेबसाइट में लिंक कराता है। लिंक नहीं मतलब उसको शो कराता है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये पेज जो है ना, ये वाला जो पेज है मेरे वेबसाइट पे आ जाए, तो ये कैसे लाऊंगा। अब देखो इसका मजा, आई फ्रेम का टैग लिया, आई फ्रेम के सोर्स के अंदर उस फाइल का मैं पाथ दे दूंगा, पाथ दिया मैंने। और ये शो क्यों नहीं कर रहा है, एक मिनट यार, एक मिनट क्या मसला है। आई फ्रेम की तरह आई फ्रेम में आ रही हूँ, यूट्यूब पे शायद मिल जाए आई फ्रेम मुझे। ये देखो आई फ्रेम, ये देखिए आई आई फ्रेम का टेक क्यों नहीं काम कर रहा, देखते हैं। फ्रेम मस्ट हैव एक्सेसिबल नेम, एक्सेसिबल नेम का तो कोई मसला नहीं है। फ्रेम बॉर्डर को बंद कर देता हूँ। ये देखो फ्रेम तो आ गया मेरे पास, आई फ्रेम तो आ चुका है। बॉर्डर को 2 3 करूंगा तो बॉर्डर तो आ रहा है, पर ये वेबसाइट को रेंडर नहीं कर रहा है। वेबसाइट को रेंडर क्यों नहीं कर रहा है। एक काम करता हूँ मैं, ये बायर की वेबसाइट को लॉन्च ही नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मैं क्या करता हूँ, फाइल पाथ, ये जो फाइल है ना, ये नहीं, मैं क्या करता हूँ, home.html को लेके आता हूँ। अब देखना मजा, ये देखो आ गई होम वाली फाइल। ये क्या है, दूसरा वेब पेज है, ये क्या है, दूसरा वेब पेज है। और मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार मेरी इस फाइल में ये वेब पेज आ जाए, ठीक है। तो ये देखो आ गया, ये देखो कॉन्टेक्ट अस, ये यही खुल रहा है। सर आपने स्क्रीन सर शेयर आपकी नहीं की। स्क्रीन शो नहीं हो रही। अरे भाई बताया तो करो यार टाइम पे आप लोग तो बताते नहीं हो। अच्छा मैं ये राम का नहीं बता रहा था आई फ्रेम के बारे में, कि भाई आई फ्रेम के सोर्स पे मैंने क्या लिख दिया, अपने home.html को बता दिया। ये इस पेज की बात कर रहा हूँ। तो ये मुझे वो वाला पेज रेंडर कर रहा है, ये देखो होम पेज आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पर उस पेज को यूज कर सकता हूँ। मैंने दूसरे पेज को लिंक करने में आई फ्रेम आपकी मदद करता है। अब आई फ्रेम ज्यादातर हम यूज करते हैं, पता है कहाँ पर, यूट्यूब की वीडियोस के लिए। उसके लिए मैं आपको दोबारा ब्राउजर पे लेके जाऊंगा। ब्राउजर पे हम गए, यूट्यूब की वीडियो, यूट्यूब, ठीक है। अब यूट्यूब पे जो है आप एक चीज देखोगे, एक चीज आप नोट करोगे कि भाई शेयर के ऑप्शन में आप जाओगे, और शेयर के ऑप्शन में ये रहा इम्पेड पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको ये आई फ्रेम टैग दे देगा। ये देखो, देख रहे हो आई फ्रेम। अब आई फ्रेम को मैं कॉपी करके अपने पेज पे लेके आता हूँ। ये देखो आ गया, ये यूट्यूब की वीडियो मेरे पेज पे अब शो हो रही है। तो इसके लिए यूज करता है। अब देखो इतने सारे एट्रीब्यूट यहाँ यूज हो रहे हैं, विड्थ और हाइट। विड्थ का तो आपको पता ही है, मैं एक काम करता हूँ, हाइट को हटा देता हूँ, क्योंकि विड्थ लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक इसको हाइट मिल जाएगी। अच्छा मुझे नहीं आ रही है, मैं भी भूल जाता हूँ यार, सॉरी इसके लिए। अच्छा ये देखो, अब आई फ्रेम क्या कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है मेरी यूट्यूब वीडियो को मेरे वेब पेज पे लाने पे। मेरी यूट्यूब वीडियो को अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये फिर इस वेबसाइट बना रहा हूँ जहाँ मैं ट्यूटोरियल डालता हूँ, कोड डालता हूँ, और उसके ऊपर बोलता हूँ कि यार आपको देखनी है वीडियोस तो आप उस पर चले जाओ। उसकी भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, विड्थ इसको दे दी
300। तो क्या होगा कि ये हाइट खुद ब खुद पकड़ लेगा। तो थोड़ी बढ़ा देते हैं, हाइट मुझे देनी नहीं पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर हाइट आप मुझे देनी पड़ेगी क्योंकि आप ये हाइट सही से नहीं ले रहे हैं। तो हाइट मैं दे देता हूँ भाई 500 कर देता हूँ, 500 थोड़ी ज्यादा हो गई, 300 कर देता हूँ। आप देखो ये मेरे हिसाब से अब चल रहा है। अभी इतने सारे जो है एसआरसी के, तो आपको पता ही है सोर्स कि यहाँ पर ये अब ये क्या पाथ यूज हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, इस पाथ को रिलेटिव या एब्सोल्यूट? जी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कहेंगे। रिलेटिव क्या होगा कि भाई अगर मैं सिर्फ ये लिखूं या ये सर लिखूं, ये मुझे एब्सोल्यूट। लिखने की, अगर मैं रिलेटिव लिखना चाहूं तो अब रिलेटिव का मतलब ये होता है कि ये मेरे आजू बाजू में पड़ी हो, पर आजू बाजू में तो है नहीं, ये तो मैं कहीं और से उठा के ले आया हूँ। तो मुझे पूरा एड्रेस बताना पड़ेगा उसको भाई कि ये आपको youtube.com पे आपको जाके मिलेगी। ठीक है, इसके बाद ये फ्रेम बॉर्डर है, फ्रेम ये जो फ्रेम, इसको फ्रेम कहते हैं, इसके बॉर्डर को। ठीक है, ये जो पूरा फ्रेम बन गया है ना, मैं इसको 2 कर दूंगा, ये देखो बॉर्डर थोड़ा मोटा हो गया। उसके बाद अलाउ एक्सक्लेमेटर, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ऑटो प्ले। ऑटो प्ले का मैं आपको बताया था कि ये जो ऑटो प्ले, अभी ऑटो प्ले यहाँ पर नहीं हो रही क्योंकि ब्राउजर को अलाउ नहीं करता, ऑटो प्ले ब्राउजर अलाउ नहीं करता ऑटो प्ले करना। क्लिपबोर्ड राइट मतलब कॉपी, उसमें कोई कॉपी का ऑप्शन होता है, उसको आप कर सकते हो। इनक्रिप्टेड, ये सारे यूट्यूब के अपने पिक्चर इन पिक्चर मोड, वेब शेयर वगैरह वगैरह। अलाउ फुल स्क्रीन, ठीक है, अलाउ फुल स्क्रीन का मतलब है कि ये ऑप्शन मेरे पास आ रहा है यहाँ पर, अब इस वीडियो में नहीं आ रहा है, पर यहाँ पर एक फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करूंगा तो फुल स्क्रीन आ जाएगी। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो वो मुझे शो नहीं करेगा। तो आई फ्रेम टैग ये है कि दूसरे वेब पेजेस को अगर आपको उस पर शो करना है तो आप उसके लिए यूज करते हो। इसके अंदर एक टैग आता है नेम का, एट्रीब्यूट आता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके लिए मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। कौन सा है, W3 स्कूल पे लेके चलता हूँ उसके एग्जाम्पल के लिए। आई फ्रेम मुझे मिल जाए क्योंकि आई फ्रेम का अलग से टॉपिक है यहाँ पर। अच्छा, आई फ्रेम, आई फ्रेम, एन HTML आई फ्रेम इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। देखो वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंटेक्स बता रहा है इसका क्या क्या सिंटेक्स है। अब इसके अंदर जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, टारगेट फॉर लिंक, टारगेट फॉर लिंक, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कि भाई यहाँ पर क्या किया मैंने, एक नेम का एट्रीब्यूट दे दिया है, ठीक है। अब नेम के एट्रीब्यूट से क्या होगा कि मैं जब भी इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये लिंक मुझे किसी और पेज पे लेके ना जाए, वो इस पेज को यहीं पे खोल दे। वो क्या करे, उस पेज को, ये जो w3.com देख रहे हो ना, ये वाला पेज में चाह रहा हूँ कि इस आई फ्रेम पे शो। तो मैं क्या करूंगा कि नेम का एट्रीब्यूट इसको दे दूंगा और उस पे वो वैल्यू सेम रखूंगा, आई फ्रेम ए। और टारगेट के एट्रीब्यूट के अंदर भी मैं आई फ्रेम ए लिख दूंगा, और टारगेट का एट्रीब्यूट में क्या लिखूंगा, इस ए टेक एंकर टेक के अंदर ही लिखूंगा, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक किया तो देखना ये पेज मेरा यही खुल जाएगा, ये देखो। वरना एंकर टेक पे क्लिक करने से क्या होता था कि यहाँ तो वो दूसरे टैब में खुलता था, ठीक है। अगर मैं टारगेट वाला हटा दूं, अगर मैं यहाँ से टारगेट वाला हटा दूं तो ये देखो, ये मेरा मुझे इसको रन करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। अब देखो, ये देखो, मैं इसको काम करता हूँ टारगेट, क्योंकि ये भी एक छोटा सा ब्राउजर इसने अपने पास खोला हुआ है। मैं टारगेट कर देता हूँ इसको ब्लैंक। ब्लैंक का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? टारगेट ब्लैंक का क्या मतलब है जी, कौन बताएगा? ये टारगेट ब्लैंक का क्या मतलब है? सर मतलब जो पेज हम खोलना चाहते हैं मतलब वो किसी दूसरे मतलब टैब में खुल दूसरे जाए। टैब। अब मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो देखना ये दूसरे टैब पे से खोल दिया। अब ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि यार ये वाला जो पेज है वो यहाँ पर खुले। तो मैं टारगेट में इसका नाम दे दूंगा, यहाँ से उठा के कॉपी किया और यहाँ टारगेट में पेस्ट कर दूंगा। टारगेट का ये भी काम है। रन किया इसको मैंने, अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये नए पेज पे ना खोल के इसी आई फ्रेम में खोल जाएगा। तो ये बताना चाह रहा था, सिंपल स्टेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी कौन से टॉपिक देंगे हम? वीडियो ऑडियो हो गया, मल्टीमीडिया टैग्स हमारे हो गए, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव हो गया। HTML एंटिटीज भी समझ में आ गई आप लोगों को कि स्पेशल कैरेक्टर जो आपको शो करानी है उसके लिए यूज होती है। फेविकोन आइकन देख लेते हैं, जल्दी 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 फेविकोन आइकन देख लेते हैं। फेविकोन आइकन, इसके बाद वो जो है कोटेशन वाले टैग रहते हैं वो करके फिर एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ
ये जो मेरा टेब है ना, अभी तो ये पता नहीं कौन सी इमेज दिखा रहा है रैंडम सी। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कोई इमेज आ जाए, ये क्योंकि एक छोटा सा ब्राउजर खुला हुआ है ना, तो ब्राउजर का एक टेब है ये। टेब आप लोगों को पता ही है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट खोलते हो। ठीक है, तो ये टेब मैंने यहाँ खोला हुआ है, ये इसका टाइटल है, और ये इसके यहाँ एक पिक्चर लगी हुई है, इसको फेविकॉन बोलते हैं। तो यहाँ कोई फेविकॉन लगाए तो बाय डिफॉल्ट इस ब्राउजर ने कोई ना कोई इसको पिक्चर दे दी है। तो फेविकॉन लगाने के लिए सबसे पहले एक मैं छोटा सा फेविकॉन लेके आता हूँ। ये फेविकॉन का साइज बहुत छोटा होता है। मैंने क्या किया, एक मिनट आपको भी दिखा देता हूँ कि फेविकॉन हम कैसे लेते हैं। किसी अगर दूसरी वेबसाइट से लेने हो फेविकॉन तो वो भी देख, आपको टेक्निक दिखा देता हूँ मैं, हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके डेवलपर टूल्स में जाऊंगा अपने ब्राउजर के। ये सारी चीजें वेबसाइट की हमारे पास डेवलपर टूल में आ रही होती है, इसका कोड वगैरह हर चीज। तो मैंने क्लिक किया, किसी भी एरिया में क्लिक कर दूंगा। अब ये फेविकॉन जो हम ना उसके हेड टैग में रखते हैं, हेड टैग के अंदर। ठीक है, इतना तो मुझे पता चलेगा कि यार हेड टैग मुझे ढूंढना है। इसके बाद में जाऊंगा यहाँ पर मेटा के अंदर, एक मिनट ढूंढूंगा, ये रहा, ये रही इमेज मुझे मिल गई। प्रॉपर्टी और इमेज पर इसके अंदर आइकन लिखा होता है, इन्होंने लिखा नहीं है, एक मिनट, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब ये तो रिलेटिव लगाई हुई है, इसको कैसे यूज करूंगी, एक मिनट। अगर ये मुझे लिंक दे दे, अगर मुझे ये लिंक दे दे, आप देखो इन्होंने रिलेटिव यूआरएल यूज की हुई है। अब मैं इसको कॉपी करके अपने पास लगाऊंगा तो ये मुझे एरर देगा, बोले आपके पास तो ये फाइल है नहीं, इमेज एक आइकन, मुझे इसका पूरा पाथ देखना पड़ेगा। अब ये पूरा पाथ मैं कहाँ से ढूंढूं, तो मैं जाऊंगा नेटवर्क टैब में। नेटवर्क टैब में जाऊंगा, अगर यहाँ मिल जाए, यहाँ पर मैं जाऊंगा इमेजेस पे, और मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये इतनी सारी इमेजेस मेरे पास आ रही है। अब ये मुझे पूरा पाथ देगा उसका। ठीक है, इसका पूरा पाथ मुझे यहाँ मिल जाएगा। अब इतनी सारी इमेजेस ढूंढना पड़ता है, फिर एक काम करते हैं, फिर गूगल पे जाके देखते हैं यार, अगर गूगल ने रिलेटिव यूज ने किया और मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा। अब मुझे कहाँ जाना है, उसके हेड टैग पे जाऊंगा, हेड टैग में जाऊंगा, और हेड टैग के अंदर मैं वही आइकन वाला ढूंढूंगा, बेटा नहीं नहीं बेटा नहीं, सॉरी, ये देखो इन्होंने भी, पर देखो नीचे देखो, नीचे देखो, यहाँ पर इन्होंने रिलेटिव यूज किया हुआ, पर ये हवर हवर कर रहा हूँ इस पे, मैं इस पे जब हवर कर रहा हूँ तो ये देखो मुझे पूरा उसका एब्सोल्यूट पाथ दे रहा है। अब मैं यूज कर सकता हूँ इसको। मैं क्या करूंगा, यहाँ से किया कॉपी, कॉपी 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 कॉपी, क्या था यार, ये एचरेफ था ना, कॉपी एक्सपाथ, आई थिंक सो यही होना चाहिए एक्सपाथ। हाँ हाँ, एक मिनट, एक्सपाथ तो नहीं है इसका यार, पाथ कैसे निकालूं, ओपन इंट्यूटिव, हाँ ये रहा, ये देखो आ गया आ गया मेरे पास, इसका फेविकॉन आइकन आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाके अपनी वेबसाइट पे इसको लगाऊंगा, तो मेटा टैग में नहीं लगता, सॉरी मैं गलत बोल दिया था, लिंक टैग में लगता है। इसको हेड टैग के अंदर रखेंगे, एक लिंक नाम का टैग होता है, उसके अंदर लगाते हैं। अब मैं जाऊंगा VS कोड में, मुझे इसका पाथ मिल गया है, मतलब उसकी लोकेशन मिल गई, फेविकॉन पड़ा कहाँ हुआ है गूगल सर्वर पे, वो मुझे मिल गया। लिंक किया, लिंक के अंदर देखो ये फेविकॉन वाला मेरे पास आ रहा है, इस पे क्लिक कर दूंगा तो देखो ये रेल शॉर्टकट आइकन फेविकॉन आइकन। अब ये फेविकॉन आइकन ढूंढेगा मेरे यहाँ पर यहाँ पर तो फेविकॉन आइकन कोई है ही नहीं मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, एचरेफ में क्या करूंगा, गूगल वाला दे दूंगा। अब आप देखना ये मुझे शो करेगा, यहाँ पर शो नहीं करे तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्राउजर में खोलते हैं जो रियल ब्राउजर है, ताकि ये मुझे शो करे फेविकॉन आइकन। और मैं गया यहाँ पर, और जो है मैं home.html में आया, ये देखो आ गया, ये दिख रहा है आपको भाइयों, ये दिख रहा है आपको, ये चुना मुना था यस सर। जो अभी अभी हमने गूगल से चुराया है, ये गूगल से चुराया है अभी अभी हमने, ये देखो, इसको कहते हैं फेविकॉन लगाना। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसको हम कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बहरहाल वो, पर आपको पता होना चाहिए। हम पूरी HTML को देख रहे हैं, एवरीथिंग उसको देखेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर कोटेशन, कोटेशन एंड साइट्स .html। ठीक है, पायलट प्लेट कोड जनरेट करो भाई, VS कोड। ठीक है, पर स्क्रीन में आ रही। सर स्क्रीन शेयर कर लें। मुझे आखिरी टॉपिक है, उसके बाद कोई जाए नहीं, मैं वो अटेंडेंस की लिंक शेयर करूंगा तो अटेंडेंस फिल कीजिएगा। अच्छा सॉरी,
VS कोड लाना था, ब्राउजर ला दिया। ठीक है, ये आ गया, इसको बंद कर देते हैं भाई, तेरा काम ये भी। अब कोटेशन और साइट में हमारे पास ये भी फॉर्मेशन के फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब कोटेशन का एक टैग आता है हमारे पास जिसको कहते हैं ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड, अब ये क्या कहता है भाई, अगर आप इंटरनेट से कोई भी कोड ला रहे हो या आपकी अपनी कोड है, ठीक है, तो बजाय आप इसको पी टैग में रखने के, क्योंकि हम अपना पैराग्राफ कहाँ रखते हैं, वो रखते हैं पी टैग के अंदर, तो पी टैग के अंदर अपना कोड भी तो रख सकते हैं ना। मैं एक कोटेशन लेके आता हूँ, 1 मिनट। कोटेशन रैंडम, कोई भी रैंडम उठा लेता हूँ इंटरनेट से, शॉर्ट कोर्स, 1 मिनट, कोई भी छोटी सी, ये सारी छोटी हैं, अच्छा ये बड़ी मिल गई मुझे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। इसको लिखा है जॉन लेनन ने, ठीक है, और कोड को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो HTML वाले कहते हैं भाई अगर आपको कोड को लिखना ही है तो आप यार इसको ब्लॉक कोड के अंदर लिखो। तो पी की जगह पे किसको लिखूंगा, देखो काम जो है वो आप पी से भी कर सकते हो, पर स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। हमें स्टैंडर्ड कहते हैं भाई ब्लॉक कोड के अंदर लिखो। ठीक है, अब ब्लॉक कोड के अंदर एक आता है एट्रीब्यूट साइट। अब एक काम करता हूँ, इसको पहले शो प्रीव्यू तो करें ना, देखें आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखो आउटपुट मेरे पास आ गया। अब मैं अगर इसको पी टैग में रखता तो देखना फर्क, इसमें फर्क क्या आ रहा है मेरे पास। पी टैग के अंदर रखता है इसको मैं, तो ये देखो पी टैग में ही थोड़ा इस तरफ से, मतलब ये बिल्कुल चिपक के आ रहा है, पर देखो ब्लॉक कोड में लिखने की वजह से ये मेरे पास ऐसे आ रहा है। ठीक है, उसकी जगह पे मैं यहाँ पर एक दे देता हूँ H2, और मैं इसके ऑथर का नाम भी दे देता हूँ कि भाई ये जॉन लेनन नाम का कोई बंदा है, उसको कोटे है, तो उसको मैं यहाँ रख दूंगा। सॉरी, नाम उसका कॉपी नहीं हुआ, जॉन लेनन। जॉन लेनन, ये देखो जॉन लेनन भाई साहब ने ये फरमाया है, व्हेन आई वाज 5 ईयर ओल्ड माय मदर। अगर मैं इसको यूज नहीं करता तो ये देखो ऐसे शो होता, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा लग रहा था ब्लॉग को। तो ये सुविधा आपको दे दी है भाई HTML वालों ने, ये HTML5 में आया था फीचर, ये पहले नहीं था। कमेंट्स को हटा देता हूँ ताकि ये देखो अब कितना अच्छा लग रहा है ये। तो ब्लॉक कोड में एक चीज आती है साइट, एक एट्रीब्यूट आता है साइट, वो आपको देना पड़ता है। अब साइट क्या कहता है भाई, साइट ये कहता है कि भाई आपने कोड उठाया कहाँ से, ये इसका रेफरेंस दो मुझे। आप कोई थीसिस बना रहे होते हो तो थीसिस में आप लिखते हो ना भाई, ये मैं रेफरेंसेस लिख रहे होते हो लास्ट में, भाई मैंने यहाँ से ये चीज उठाई है, यहाँ से ये चीज उठाई है, तो ये मैंने कोड उठाई कहाँ से, उस वेबसाइट का लिंक मुझे यहाँ देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने उसका लिंक कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो इसका बस मकसद यही है, ठीक है, कि भाई आपने ये कोड उठाया कहाँ है वो लिखो। इसको कहते हैं साइट, ये साइट का एट्रीब्यूट है कि भाई आपको URL दैट डेजिग्नेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट और मैसेज फॉर द इंफॉर्मेशन कोटेड, मतलब ये आपने उठाया कहाँ से, उसकी इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से ली है, उसको यहाँ लिख दो साइट के अंदर। सिंपल इज दैट। अब इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है, एट्रीब्यूट नहीं सॉरी, एक और हमारे पास टैग है जिसको हम कहते हैं क्यू, कोट। अभी कोट क्या कर रहा है, ये देखो ये काम कर रहा है कोट। अब बजाय आप ये ऐसे लिखने के, ठीक है, ऐसे लिखने के आप क्या करो, इसको कोट टैग के अंदर बंद कर दो। बजाय आप जो है वो वाली, जैसे कि आप ये लगा रहे थे ना डायरेक्ट लगाने के, आप ये नहीं लगाओ, आप इसके लिए कोट का टैग यूज करो। मतलब हर चीज के लिए उन्होंने HTML वालों ने आपको टैग बना के दे दिए तो भाई यार ये पढ़े हुए इसको यूज करो, ताकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, ताकि कोड पढ़ने वाले को भी समझ में आए यार यहाँ पर कोट लग रही है। ठीक है, ये देखो कोट आ गई यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास टैग आता है साइट। साइट नाम का भी टैग है हमारे पास। ठीक है, तो साइट में जो है हम वो चीजें रख रहे होते हैं जो यूनिक आर्ट होती है। आर्ट हो गया, आर्ट का नाम लिखना है आपको, दिस इज माय पेंटिंग, माय पेंटिंग, और पेंटिंग का नाम मैं इसके अंदर रख दूंगा, सिंपल। तो साइट एट्रीब्यूट भी है, साइट जो है वो इस चीज के लिए भी यूज होता है, एक टैग भी है। तो ये बात आप याद रखें, साइट एक एट्रीब्यूट भी है, साइट एक टैग भी है।
तो ये देखो क्या लिख रहा है, द साइट एलिमेंट्स रिप्रेजेंट अ रेफरेंस टू अ क्रिएटिव वर्क। ये भी रेफरेंस में यूज होता है, मतलब आप कौन सा क्रिएटिव वर्क आपने किया है, तो मैं बोलूंगा भाई मेरी मैं काम करता हूँ, वो जो मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी यार, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका, क्या नाम था उसका यार, दिस इज द पेंटिंग लियोनार्डो ऑफ, हाँ लियोनार्डो डी विंची। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा। ये एक जूनिक आर्ट है, देखो इसको इसने क्या कर दिया, इटैलिक कर दिया, ठीक है। मोनालिसा की ये पेंटिंग है और ये किसने लिखी है, किसने बनाई है, मेड बाय, फिर एक साइड खोल दूंगा, मेड बाय लियोनार्डो डी विंची। यार स्पेलिंग पे मत जाना, पता नहीं कैसे लिखते हैं इसमें, लियोनार्डो पता नहीं कैसे है, ये देखो। तो इस चीज के लिए भी ये यूज होता है कि भाई क्रिएटिव वर्क को अगर शो करना हो तो ऐसे लिखो, साइड टिक के अंदर लिखो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एक बाकी 2-3 टेक देख के बस उसको देख लेते हैं, बंद करते हैं इसको, बस ये एंड है हमारी क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम आएंगे उस पे लेआउट वगैरह पे, कि वेबसाइट का लेआउट कैसे बनता है, लेआउट में क्या क्या चीजें यूज होती है, डिव टैग क्या है, सिमेट्रिक टैग्स क्या होते हैं, फिर टेबल को देखेंगे हम, क्योंकि अब अभी एचटीएमएल को भी खत्म करना है, टेबल और उसके बाद फॉर्म लास्ट हमारा होगा, फॉर्म को खत्म करके हम सीएसएस में शिफ्ट कर जाएंगे। बस अब 2 क्लासेस रहेंगी एचटीएमएल। मेरा ये था कि मैं 2 हफ्तों के अंदर एचटीएमएल को कंप्लीट कर दूं, पर एचटीएमएल का कंटेंट इतना ज्यादा हो गया अभी, ये 2 हफ्तों में तो पॉसिबल नहीं, 3 वीक्स तक चला गया ये। कहाँ चले गया, ये रहा, ये हमने देख लिया, ब्लॉक कोड देख लिया हमने, कोटेशन देख ली। इसके बाद आता है एबर, और इस साइट हमने देख लिया। अब ये 2 रह गए, एबर, एड्रेस और पीटीओ, ये देख लेते हैं, ठीक है। और ये रहा, अभी क्या करता हूँ मैं, जो है इसको मैं बंद कर दिया। अब एबर का क्या क्या काम है, एबर का नाम से ही जाहिर है, ये एब्रीविएशन को शो करता है, एब्रीविएशन। जैसे कि डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी चीजों को लिखने के लिए हम एबर का टैग यूज करते हैं, उसकी जगह पे पहले यूज होता है एक्रोनियम, एक्रोनियम। ये देखो ये टैग भी यूज होता है। अब देखो इसको रेट कर दिया, इस पे रेट का क्या मतलब है, ये जो रेट कर रहा है इसको वीएस कोड्स का क्या मतलब है, सर ये डिप्रिकेट हो चुके हैं। मतलब इसकी जगह पे आप एबर यूज करो, सिंपल इज दैट, दोनों सेम ही काम, दोनों ही सेम काम करते हैं। अब मैं यहाँ इसकी अगर मुझे एब्रीविएशन जाननी है तो उस पर हवर करूंगा, तो हवर पे क्या आना चाहिए वो लिखना पड़ेगा मुझे टाइटल के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं इस पे हवर करूंगा, हवर हवर का क्या मतलब होता है, माउस को उसके ऊपर लेके जाऊं, ये देख रहे हो आ गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि जैसे इसके ऊपर माउस को हवर किया मतलब लेके गया उसके ऊपर, मतलब उसके पास मैंने लेके गया तो उसने मुझे उसकी फुल फॉर्म बता दी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एबर का यही काम है, सिंपल। इसके बाद आता है पीडीओ। अब ये इसका कोई इतना कोई काम नहीं है, बस ये लेफ्ट टू राइट करता है, हेलो माय नेम, इसको उल्टा कर देगा, देखना, माय नेम इज चीत। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डायरेक्शन देता हूँ लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट तो वैसे ये लेफ्ट टू राइट ही है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश लेफ्ट टू राइट शुरू होती है। मैं क्या कहता हूँ उसको, भाई राइट टू लेफ्ट हो जा। अब देखना ये उल्टा हो जाएगा, ये देखो। अब WHO उसमें नहीं था इसलिए उल्टा नहीं हो, पर ये देखो TGC ने मतलब उसके हर वर्ड को उसने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो पीडीओ का मतलब ये है, उसके जगह पे, और जगह नहीं सॉरी, इसके अलावा एक और टैग होता है हमारे पास मर्की का शायद मैं बता चुका हूँ, ये भी डेप्रिकेट हो चुका है, ठीक है ना, मतलब इतना यूज नहीं होता है अभी। मर्की में क्या होता है, आपने देखा होगा स्टिकर चल रहे होते हैं, कि वो यहाँ से शुरू होते हैं, फिर ये से जा रहे थे, फिर ये एंड तक जाते हैं, फिर ये घूमते रहते हैं, हेलो। अब देखो, ये देखो, ये टिकर, माय नेम इज चीत, ये देखो, ये आपने वेबसाइट से काफी देखा होगा, ये देखो मूव कर रहा है। अब इसकी बिहेवियर की वैल्यू मुझे याद नहीं, पर डायरेक्शन की मुझे याद है। डायरेक्शन क्या मतलब, आपको स्टार्ट कहाँ से, अभी राइट से स्टार्ट होता है, मैं चाहता हूँ लेफ्ट से स्टार्ट हो जाए, क्यों राइट, अच्छा हाँ ठीक है, वो लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट था, ये देखो राइट से स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से जा रहा है ये। और बिहेवियर में आई थिंक इसकी मुझे याद नहीं है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यूज नहीं करते इसको इतना,
इसके बाद लास्ट में है एड्रेस। अब एड्रेस का टैग यूज करते हैं किसी भी आर्टिकल के राइटर को दर्शाने के लिए। ये आर्टिकल जो आप लिख रहे हो वो किसने लिखा है, उसकी पूरी डिटेल हम यहाँ लिखते हैं, ऑथर की, कि इस वेब पेज को लिखा किसने। ठीक है, वेब पेज में मिसाल के तौर पे इसको मैं बंद करता हूँ के लिए, H2 आर्टिकल 1, H3 H2 आर्टिकल 2, और जो है इसको एक पैराग्राफ दे देता हूँ, पैराग्राफ लॉरम 30 कर देता हूँ, 30 वर्ड का एक पैराग्राफ बना दिया इसको। अब इसके नीचे भी यही करता हूँ, लॉरम 30। ठीक है, तो 30 वर्ड का मेरा पैराग्राफ आ गया। अब मुझे बताना है कि यार इसके आर्टिकल को किसने लिखा है, इस आर्टिकल को किसने लिखा है, तो उसके लिए मैं एड्रेस का वो यूज कर लूंगा, एड्रेस। वैसे ही हम टिप टेक के अंदर सारी चीजें रख रहे होते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो अभी पढ़ा नहीं है तो ऐसे ही लिख रहे हैं नेम। अभी देखो उसको वो इटैलिक में ले रहा है, ये कॉन्टेक्ट, वगैरह वगैरह जो चीजें होती है वो यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं। इसकी BS स्कूल भी, सॉरी W3 स्कूल में भी जाके देख लेते एक बार। वैसे हमारा फाइनल है, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे, 2 घंटे से ज्यादा हो चुकी है क्लास। ये हमें काम मिलेगा, कोटेशन में मिलेगा ये एड्रेस का जो है, ये सारी डिटेल यहाँ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बाद में जाके पढ़ना जरूर। अब ये एड्रेस ये था एड्रेस, तो ये क्या बोल रहा है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ फॉर example.com, द एड्रेस टैग डिफाइन द कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ओनर ऑफ द डॉक्यूमेंट और एन आर्टिकल। मतलब यहाँ तो डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, हमारा वेब पेज, यहाँ तो जो आर्टिकल उसने लिखा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो आर्टिकल दो अलग अलग बंदे भी लिख सकते हैं, तो उनका आप जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हो, कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस हो गया, फिजिकल एड्रेस हो गया। तो इसको देख भी लेते हैं यहाँ से, तो ये दिखता है कैसे, अगर देखूं मैं तो ये देखो ऐसे दिख रहा है मुझे, रिटन बाय। अब ये देखो यहाँ पर यहाँ उन्होंने BR का यूज किया हुआ है ताकि वो लाइन ब्रेक कर दे। ठीक है ना, वो एक ही लाइन में आ रहा था हमारे पास। अब ये देखो रिटन बाय जॉन डो, इस पर क्लिक करूंगा तो देखो इसने मेल 2 लगाया हुआ है, तो ये मेल बॉक्स मेरे पास खुल जाएगा, विजिटेड, ये पूरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी गई। ये कोई आर्टिकल लिखा होगा इसने यहाँ पर, ठीक है, और आर्टिकल के नीचे इसने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताऊँ ये जो चीजें है ना, ये बस आपको पता होना चाहिए यार ये HTML में ये चीजें एग्जिस्ट करती है। आप इसका इतना बेसिकली यूज करोगे नहीं, एड्रेस टैग हो गया, ये प्रॉपर्टी हो, पर आपको पता होना चाहिए यार ये चीजें भी HTML में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम एवरीथिंग को कवर कर रहे हैं जो भी HTML के अंदर है। मतलब एवरीथिंग तो मुश्किल है, नामुमकिन है, पर मोस्टली चीजों को कवर कर रहे हैं इस वजह से। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल तो पूछ लो, काफी लंबी क्लास हो गई है माशाल्लाह से आज। मैं रिकॉर्डिंग को भी ऑफ कर देता हूँ। जी, यहाँ तक कोई